चेक करो तो लाइव है क्या, जल्दी से चेक करके बताओगे प्लीज। प्लीज चेक वेदर आई एम लाइव और नॉट गाइस, एवरीवन प्लीज चेक वेदर आई एम लाइव और नॉट। जल्दी से चेक करके बताइए क्या मैं लाइव हूँ क्या। मेरे को तो नहीं दिखा रहा है। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। न्यू ईयर के बाद फर्स्ट डे मिल रहे हो मेरे से? नहीं, कल मिले थे ना। कुछ बच्चे आज भी मिल रहे हैं, कुछ बच्चे आज भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को न्यू ईयर बहुत ज्यादा जो है मुबारक हो। और न्यू ईयर में कुछ अच्छा काम करो, कुछ रेजोल्यूशन लो। कल भी बोला था मैंने, पहले भी बोला था 31 तारीख को भी। तो कुछ सोचा है न्यू ईयर में कुछ अच्छा करने का? प्लीज अबाइड बाय दैट, ओके। चलो अब आज हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टर स्टार्ट करने वाले, विच इज अगेन अ वेरी टेक्निकल एंड अ कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर गोइंग ऑन राइट नाउ। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा, समझाने के बाद तो इजी लग रहा है ना। बट टेक्निकल है कि नहीं है बताओ। एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है ये तुम लोग को पता है? लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 टॉक्स अबाउट कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर क्या क्या कंडीशंस होता है जो सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब आज हम लोग 149 सबसेक्शन 7 से लेकर सबसेक्शन 13 करेंगे, ठीक है। बट आज का क्लास रिलेटिवली इजी रहने वाला है, बट स्टिल योर कंसंट्रेशन शुड बी एट द चरम सीमा। वेरी गुड, सुन अब ध्यान से। 149 सबसेक्शन 1 7, मेरे को ये तो पता चल गया कि मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ठीक है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितनी बार डिक्लेरेशन देगा। एक बार सपोज करो इसको मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना लिया मेरे कंपनी का, तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये कौन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या देना पड़ेगा बताओ? डिक्लेरेशन। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू गिव अ डिक्लेरेशन फॉर हिज इंडिपेंडेंस। बोलो क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू गिव अ डिक्लेरेशन फॉर हिज इंडिपेंडेंस। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बताना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कितनी बार? 3 बार। तो मैम ऐसे बोलेगा क्या? मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, कबूल है। मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, कबूल है। मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, कबूल है। ऐसे 3 बार बोल देगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं। 3 बार बोलना है, लेकिन कब 3 बार बोलना है सुनना। एक तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग which happens immediately after his appointment as an independent director। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो पहला पहला बोर्ड मीटिंग है, कंपनी का पहला बोर्ड मीटिंग नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो पहला बोर्ड मीटिंग है कंपनी के अंदर, समझ में आया? वो पहले पहले बोर्ड मीटिंग में उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो कौन है बताओ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू गिव अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंडिपेंडेंस 3 टाइम्स। एक तो कौन सा हो बताओ? इन द बोर्ड मीटिंग which takes place immediately after his selection as an independent director। जैसे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया उसके बाद, ओ गॉड प्लीज एक बार वेट करना, एक तो ओटीपी देना है मेरे को। अब ये जरूरी होता है ना, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा ना। सही लिखा है ना? फिर आएगा, बोलो। चलो तो वापस से सुनो, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसको क्या देना पड़ता है? डिक्लेरेशन। क्या चीज का? अपने इंडिपेंडेंस का। कितने बार देना पड़ता है? 3 बार। पहली बार कब हुआ बताओ? जो पहला पहला उसका बोर्ड मीटिंग है, कंपनी का पहला बोर्ड मीटिंग नहीं है, उसका पहला पहला जो बोर्ड मीटिंग है, द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विच ही अटेंड्स इन द कैपेसिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ही हैज टू गिव अ डिक्लेरेशन दैट ही इज अ क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर उसके बाद एवरी फाइनेंशियल ईयर जितना भी बोर्ड मीटिंग होता है, हर फाइनेंशियल ईयर में जो पहला बोर्ड मीटिंग होता है, इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, जैसे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का पहला बोर्ड मीटिंग फरवरी को हुआ, तो देना पड़ेगा क्या डिक्लेरेशन? हाँ देना पड़ेगा। यानी हर फाइनेंशियल ईयर देना पड़ेगा। 25-26 फाइनेंशियल ईयर में भी बोर्ड मीटिंग सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर का मान लो हुआ जून में हुआ, तो क्या देना पड़ेगा क्या डिक्लेरेशन? हाँ देना पड़ेगा ना। संभाल लियो यहाँ तक, क्लियर है? श्योर? तो वापस से बोलो, अभी तक 2 तो तुमने पढ़ा, एक डिक्लेरेशन तो कब देगा? अच्छा, जो पहला बोर्ड मीटिंग हुआ था फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, वो फरवरी में नहीं होगा, फरवरी तो एंड हो गया ना, वो मार्च अप्रैल के बाद ही होगा ना। फाइनेंशियल स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल टिल मार्च, फरवरी तो एंड हो गया ना। और कम से कम तुमने तो पढ़ा है कि एक बोर्ड मीटिंग थोड़ी होता है साल में, कम से कम कितना बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है एटलीस्ट? हाँ 4, वेरी गुड, क्लियर। तो वापस से मेरे को बताओ, ये सब पढ़ोगे आगे जाके, डोंट वरी। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, रेम्यूनरेशन, अलग से सबके ऊपर चैप्टर है, आगे तुम पढ़ोगे, ठीक है। अभी मेरे को तुम फिलहाल इतना बताओ, 2 डिक्लेरेशन तुमने पढ़ लिया। एक डिक्लेरेशन तो कब? जब तुम कंपनी का क्या बने हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए हो। उसके बाद जो पहला पहला तुम्हारा बोर्ड मीटिंग है उसमें, फिर हर फाइनेंशियल ईयर का जो पहला बोर्ड मीटिंग है उसमें तुमको क्या देना पड़ेगा? डिक्लेरेशन। क्या चीज का डिक्लेरेशन? कि तुम कौन हो? तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो।
तीसरा डिक्लेरेशन पता है जानते हो कब देगा? व्हेन देयर इज एनी चेंज इन सर्कमस्टांसेस व्हिच मे अफेक्ट हिज इंडिपेंडेंस एज अ स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी। क्या मतलब हुआ मैम? सपोज करो फॉर एग्जांपल, सुनो ना, क्या हुआ था ना, एक कंपनी था जिसका नाम था सिद्धार्थ लिमिटेड। बोलो कंपनी का क्या नाम था? सिद्धार्थ लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर कौन था? सिद्धार्थ मल्होत्रा। कौन था बताओ? सिद्धार्थ मल्होत्रा। क्लियर है? और सिद्धार्थ लिमिटेड कंपनी में इन लोग क्या किया ना, बिफोर ही गॉट मैरिड टू कियारा अडवाणी, उसने क्या किया था? कियारा अडवाणी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रखा था। क्या बना रखा था बताओ? कियारा अडवाणी, यानी उसकी गर्लफ्रेंड ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी। अच्छा एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड क्या मना किया गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता? क्या बन सकता है ना, फ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बन ही सकता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी कंपनी में, लेकिन अब हालात चेंज हो गए। समझ में आ रहा है? अभी तक वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनकर आ रही थी कंपनी में, अब कुछ दिन बाद वो क्या बनकर आने लग गई बताओ? मिसेस सिद्धार्थ मल्होत्रा बनकर आने लग गई, which means she happens to be the relative of the director promoter of the company. Now will this affect the independence of the independent director? Yes, there is a change in the circumstances which may affect his independence, which may affect his status of an independent director. तो ये बात जैसे ही बोर्ड मीटिंग हुआ उसमें उसको आकर, जैसे आज शादी हुआ यानी उसका इंडिपेंडेंस चला गया, अब वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आकर क्या करेगी? बताएगी कि उसका इंडिपेंडेंस हर्ट हो चुका है। शी हैज टू गिव अ डिक्लेरेशन वेदर द इंडिपेंडेंस ऑफ कियारा अडवाणी हैज बीन अफेक्टेड और नॉट। लेकिन सपोज करो they have not got married yet, but रूमर्स चल रहा है शादी होने वाला है, शादी होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो अगर बाहर रूमर्स भी चल रहा है, आप आके क्लैरिफाई करो, तो जो इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगा उसमें आके क्लैरिफाई करेगी कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड विद सिद्धार्थ मल्होत्रा, आई एम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड माय इंडिपेंडेंस इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड इन एनी वे। समझ में आया? कुछ ऐसा चेंज इन सर्कमस्टांसेस हुआ है, तुम लोग को कोई फोटो दिखाई दी है कियारा और सिद्धार्थ का साथ में, समझ में आ रहा है? बाहर में कोई बीच पार्टी कर रहे हो लोग साथ में, तो तुम लोग ऐसा क्या सस्पिशन उठाने लग गया शेयर होल्डर लोग कि नहीं लोग का पक्का शादी होने वाला है? समझ में आ रहे? तब उसको आकर ये बात क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्या हुआ यहाँ पे। देयर हैज बीन चेंज इन circumstances which may which may hurt the or which may affect the independence। तो तुम आकर बताओ भाई तुम्हारा इंडिपेंडेंस इफेक्ट हुआ है कि नहीं? अगर शादी हो ही गया है तब तो डेफिनेटली उसका इंडिपेंडेंस क्या हो गया? इफेक्ट हो चुका है। और अगर नहीं हुआ है, वो क्या बोल रही है? इट इज जस्ट अ पासिंग अफेयर, आई एंड सिद्धार्थ आर जस्ट फ्रेंड्स, इट्स ओके, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं और रहूंगी आगे जाकर। तब उसका इंडिपेंडेंस इफेक्ट नहीं हुआ है, तो हुआ है नहीं हुआ है, तुमको ये बात आकर क्या करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग में बताना पड़ेगा। कौन सा बोर्ड मीटिंग में? जब से सर्कमस्टांसेस चेंज हुआ है उसके जस्ट इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में। समझ में? तो अब तुमको देखा, तुमने 3 बार उसने क्या किया? अपने इंडिपेंडेंस का जिक्र किया। एक बार तो कब? आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, दूसरा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, और तीसरा व्हेन देयर इज एनी change in the circumstances which may likely to affect his independence। समझ में आया? तो इसलिए मैंने बोला 3 बार डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो ये सब बात कहां पे लिखा गया बताओ? 149 सबसेक्शन 7। एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द क्या बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज अ डायरेक्टर, यानी पहला बोर्ड मीटिंग जिसमें वो क्या बनकर आया है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड देयर आफ्टर कब बोला? एवरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन द एवरी फाइनेंशियल, हर फाइनेंशियल ईयर के पहले पहले बोर्ड मीटिंग में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। या फिर व्हेनेवर देयर इज एनी क्या चेंज इन सर्कमस्टांसेस व्हिच मे अफेक्ट हिज स्टेटस एज एन क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, he has to give a declaration whether he meets the criteria of independence as we have discussed in 149 subsection 6। इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया तुम कहां पे पढ़े हो? 149 सबसेक्शन 6। बताओ एकदम क्लियर है? 149 सबसेक्शन 7 पूरा क्लियर है? वापस से बोलो, 149 सबसेक्शन 7 टॉक्स अबाउट द डिक्लेरेशन बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कितनी बार डिक्लेरेशन देगा मैम? 3 बार देगा। पहली बार कब देगा? जब तुम पहली बार बोर्ड मीटिंग अटेंड किए हो इन द कैपेसिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जब पहली बार तुम कंपनी में क्या बने हो? डायरेक्टर। सो इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड नंबर 2, in first board meeting of every financial year, and number 3, whenever there is any change in circumstances which may affect his status of independent director, he has to क्या? He has to declare whether the criteria specified in 149 subsection 6 is being met or not। आप बताइए, आप 149 subsection 6 को मीट कर रहे हो कि नहीं? हम लोगों को बाहर से जो है ना शेयर होल्डर लोग बोल रहे हैं कि आप लोग का शादी होने वाला है कल परसों में ही, तो अगर ऐसा है तो अभी आप रिजाइन करके जाइए यार। यू कैन नो लॉन्गर बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यू आर गेटिंग मैरिड टू द डायरेक्टर प्रमोटर ऑफ द कंपनी व्हिच इज अफेक्टिंग योर इंडिपेंडेंस। यू कैन नो लॉन्गर बी क्या? आईडी इन द कंपनी। अरे आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी। तो आप आकर बताओ क्या मामला, क्या खुलकर बताओ। अब वो आकर अगर बोल दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर द रूमर्स गोइंग ऑन, दैट मींस इंडिपेंडेंस इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड। बट आपको बताना पड़ेगा ना कुछ ऐसा चेंज हुआ है सर्कमस्टांसेस में जो कि इफेक्ट कर रहा है आपके इंडिपेंडेंस को, हर्ट कर रहा है। या मान लो तुमने शेयर खरीद लिया,
कंपनी में, सो इट इज अफेक्टिंग योर इंडिपेंडेंस। कुछ भी हो सकता है ना, क्लियर है? याद है एक पॉइंट लास्ट में पढ़ाया था, रिलेटिव और तुम मिलाकर तुम्हारे कंपनी में अगर 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग कर लोगे तो इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो जाता है ना, ही कैन नॉट बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी। याद है ये सब पॉइंट? श्योर, क्लियर है यहाँ तक? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन क्लियर है एकदम अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सुनो ना। 149 सबसेक्शन 8 क्या बोलता है? 149 सबसेक्शन 8 टॉक्स अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसा हो? जैसा शेड्यूल 4 में लिखा है वैसा हो। जैसा कहां लिखा है बताओ? शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। किसका शेड्यूल होगा? गेस करो, कंपनीज एक्ट का। समझ में आया? 149 सबसेक्शन 8 में कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में लिखा नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। क्या बोला है? तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो ना, तुम्हारा कंडक्ट, तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, तुम्हारा विचारधारा कैसा होना चाहिए, तुम्हारा क्वालिटीज कैसा होना चाहिए, वैसा जैसा शेड्यूल 4 में लिखा है। शेड्यूल 4 किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। शेड्यूल 4 किसका बताओ? कंपनीज एक्ट 2013 का। तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा? जैसा लिखा है कहां पे? शेड्यूल 4। तो अब ये तो बताइए शेड्यूल 4 में क्या लिखा है? शेड्यूल 4 में ये लिखा है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो कर्तव्य है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो ड्यूटी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो सोच और विचार है, वो किसकी तरह होना चाहिए? वो तुम्हारे प्रिय बापूजी की तरह होने चाहिए, यानी गांधीवादी विचारधारा का होना चाहिए। जैसे गांधी का विचारधारा था ना, अहिंसा नहीं करना है, शांत रहना है, सही मार्ग में चलना है, तो ये सब लिख देना। He shall abide by क्या? Ethical standards, moral responsibility. He shall be a person of integrity, honesty. धोखाधड़ी नहीं करना है, obedient रहना है, trustful रहना है, respect करना है. There should not be any conflict of interest. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कंपनी का इंटरेस्ट को त्याग कर अपना इंटरेस्ट ऊपर रख रहे हो। कोई क्लाइंट को कंपनी का इन्फॉर्मेशन दे दिए, क्यों? क्योंकि तुमको 1 करोड़ रुपया दिया। कंपनी के इंटरेस्ट को दाव पे लगाकर अपना इंटरेस्ट को ऊंचा रख रहे हो। There should not be any conflict of the interest. Your interest should always be subordinate to the interest of the company. Ultimately, you are serving the company ना, तो कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कंपनी को क्या हो? नुकसान हो। You should work fairly and transparently towards the क्या? Interest, best interest of the company. Independent director कौन होगा बताओ? Who shall be independent in his action, thoughts. He shall promote ethical standards. Person of integrity, honesty. Should not be any conflict of interest. There should not be any conflict of interest, and he should serve the company in the best interest of the company. Clear है? ये सब लिख लोगे क्या अपने आप? बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? So this completes your 149 subsection 8. Done. बताओ सबसेक्शन 8 में क्या बोला? एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोड ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा होगा? हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसा हो? जैसा शेड्यूल 4 चाहे वैसा हो। जैसा शेड्यूल 4 चाहे वैसा हो। शेड्यूल 4 क्या चाहे? गांधी जी चाहे, तो ये मत लेना गांधीवादी प्रिंसिपल शुड बी देयर। एक्सप्लेन करके आना। ही शैल बी अ पर्सन ऑफ क्या? इंटीग्रिटी, अपलोड एथिकल स्टैंडर्ड्स, एग्जिबिट एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिक्स होना चाहिए ना। अब मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बुलाया गया है बोर्ड मीटिंग में, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनकर आई है, बहुत थकी हुई है, अपना अपना पैर वगैरह ऐसे ऐसे कुर्सी पे चढ़ा ली है, बोलिए और बताओ क्या हालत है, एक हुक्का वगैरह भी ले आओ आराम से, थोड़ा सा जो जाम भी ले आओ, पूरा शाम को जो है रंगीन बनाए। ऐसे होता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? कुछ एथिक्स वगैरह है, कल्चर है। अच्छा, लॉ में कहीं ऐसा नहीं लिखा है, लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि ऐसे तुम ऊपर जो करके पैर नहीं बैठ सकते हो, बट एथिक्स नाम का कुछ चीज होता है। तो तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, तुम्हारे अंदर कोई कुछ है डिसिप्लिन वगैरह, तो एथिकल स्टैंडर्ड्स को एग्जिबिट करो ना। हु आर यू, हाउ आर यू? जैसे तुम लोग कितनी बार क्या होता है, कभी कभी क्लास में अच्छे से बैठता है, बट कभी कभी जब हम नहीं है बेंच के ऊपर बैठ जाता है, मन करेगा तो पंखा के ऊपर भी बैठ जाएगा, कुछ भी करेगा ना। तो कहीं लिखा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट एक होता है ना यार एथिक्स, जो एथिकल बंदा वो सब नहीं करेगा। समझ में? कोई सो जाएगा यहाँ पे लेट जाएगा, तुम्हारा मन चलेगा यहाँ पे आके लेट जाओगे, तो ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। कोई और इंसान देखेगा तो क्या बोलेगा? यू आर सच एन अनएथिकल पर्सन, इनडिसिप्लिन पर्सन, कैसा इंसान है ये, छी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो ये सब करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? बताओ, बोर्ड रूम में आके ये सब कर रहा है, समझ रहे? बोर्ड रूम में एक तो वहां पे उसको लैंप पोस्ट दिखाई दिया, लैंप पोस्ट में पोल डांस करने लग गया, अच्छा लगेगा क्या ये सब? तो एथिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए ना यार। ही शैल प्रमोट क्या? एथिकल स्टैंडर्ड, एंड ही शैल बी अ पर्सन ऑफ क्या? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब समझ में आता है ना? ऑनेस्ट, इंटीग्रल, सच्चा इंसान होना चाहिए, ठीक है? और तीसरा क्या बोला बताओ? हाँ, वेरी गुड। देयर शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ भी उसको ऐसा काम में इंडल्ज नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है। और वो जितना भी बिजनेस में अफेयर्स कंडक्ट करेगा, ही शैल डू दैट ट्रांसपेरेंटली फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अपने लिए कुछ नहीं करना है, निस्वार्थ भाव से कंपनी का सेवा करना है। ये तुम्हारे अंदर फीचर होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। सो दैट इज क्या? कोड ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो क्या लिखा है,
कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहां पे ले डाउन किया गया है? 149 सबसेक्शन 8 क्या बोला है? कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल अबाइड बाय द प्रोविजन व्हिच हैज बीन लेट डाउन वेयर इन द शेड्यूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और शेड्यूल 4 में 4 बातें लिखी गई, अभी मैंने तुमको बोला क्या क्या बोला? इंटीग्रिटी बोला, एथिकल स्टैंडर्ड्स बोला, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मैनेजेबल? कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर? एब्सोल्युटली। तो अभी तक तुमने 2 सबसेक्शन कर भी लिया। सबसेक्शन 7 में क्या बोला? डिक्लेरेशन, कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशन कितना बार देना पड़ता है अपने इंडिपेंडेंस का? 3 बार। तो ऐसे मत लिख देना आई एम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आई एम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आई एम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कबूल है कबूल है कबूल है। नहीं यार, 3 बार देना पड़ता है। कब? एक तो पहला पहला तुम्हारा बोर्ड मीटिंग, कंपनी का नहीं। दूसरा, हर साल का, हर फाइनेंशियल ईयर का पहला बोर्ड मीटिंग। तीसरा, कुछ ऐसा हुआ है, तुम कुछ ऐसा हरकत किए हो जिसकी वजह से हमें लग रहा है तुम्हारा इंडिपेंडेंस इफेक्ट हुआ है, डायरेक्टर के संग ही चक्कर चालू करती हो, लग रहा है तुम्हारा इंडिपेंडेंस इफेक्ट हुआ है, एंड पीपल आर स्पेक्युलेटिंग कि तुम फ्यूचर में उसके बेटर ऑफ होने वाले हो, जिसकी वजह से तुम्हारा इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगा। तो इमीडिएटली जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रहा है, ये सब चेंजेस के बाद उसमें डिक्लेयर करो आकर, बताओ तुम इंडिपेंडेंट हो कि नहीं। क्या तुम 149 सबसेक्शन 6 में जो क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया गया उसको मीट कर रहे हो कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? बताओ, कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, विच इज वेरी इजी। कैसा कोड? हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसा हो? कैसा हो? जैसा शेड्यूल 4 चाहे वैसा हो। कैसा हो? बोलो, हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसा हो? शेड्यूल 4 जैसा चाहे वैसा हो। कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर है। तो और एक देखो सबसेक्शन डन। अब सुनना क्या बोल रहा है नेक्स्ट। 149 सबसेक्शन 9 किसके बारे में बात कर रहा है? सुनना। तुमको पता है, एक ईसॉप बोलकर तुमको मैंने पढ़ाया था वॉल्यूम 1 में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्वेट इक्विटी शेयर। जो डायरेक्टर एम्प्लॉयज होते हैं, इतना मेहनत करते हैं कंपनी के लिए, तो उन्हें भी ओनर बनने का मौका मिलता है और कंपनी शेयर इशू करता है डिस्काउंट में। सब पढ़ा था ना अंडर ईसॉप ऑप्शन, विच इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोल रहे मेरा तो हुआ ही नहीं वॉल्यूम 1, हम क्या करें? कुछ नहीं, वेट करो, फरवरी में तो होगा ही चालू, यू जस्ट एंजॉय। हाँ, तो ईसॉप तो पता ही है ना क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, नाम में ही लिखा है यार, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी एम्प्लॉय को ऑप्शन दे रहा है, आप चाहो तो कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद के कंपनी का मेंबर बन सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ईसॉप। क्या बोलते हैं उसको? बताओ, ईसॉप। अब तुम खुद सोचो यार, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो शेयर होल्ड नहीं कर सकता, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी शेयर इशू कर सकता है ईसॉप ऑप्शन में? नहीं। बाकी डायरेक्टर को तुम करो, एमडी को करो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को करो, लेकिन तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकते। अंडर विच ऑप्शन? ईसॉप। No share shall be issued by the companies to the independent director under the ESOP option, employee stock option plan. अब तुमको पता है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, ये क्या डेली आता होगा कंपनी में? गेस करो। कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, होल टाइम डायरेक्टर हुआ, इन लोग डेली आकर काम करते हैं, रोजमर्रा का काम करते हैं। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना, ये बार बार नहीं आता। ये पता है कब आता है? जब बोर्ड मीटिंग होता है। जब क्या होता है मेरे को बताओ? बोर्ड मीटिंग, तभी आता है। और तुम खुद सोचो ये कितना सैलरी लेता होगा। ये जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है ना, उसका सिटिंग फीस लेता है। बोर्ड में बैठने का क्या लेता है बताओ? सिटिंग फीस। हर एक बोर्ड मीटिंग का सिटिंग फीस होता है। क्या होता है बताओ? आगे जाकर जब रेम्युनरेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां डिटेल में करोगे कि मैक्सिमम सिटिंग फीस कितना हो सकता है, एक डायरेक्टर को मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना परसेंटेज जा सकता है, सब आगे जाके करोगे। समझ गए? तो बोर्ड में बैठने का हाँ मिनिमम करोगे और मैक्सिमम भी। बोर्ड में नहीं, अभी नहीं बता सकते, उसका अलग से पूरा चेकलिस्ट है ना। अगर लॉस है तो क्या होगा, प्रॉफिट है तो क्या होगा, ओवरऑल रेम्युनरेशन का लिमिट कितना है, 12%, 13%, 5%, 1%, क्या कैसे समझेगा? फिर तो वो चैप्टर चालू कर दे छोड़कर, ये चैप्टर कर रहे हैं ना अभी, इसको संभालो, वो आगे वाले चैप्टर में आएगा इसके बाद। तो अभी तो मेरे को बताओ एक बार कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो तो डेली का काम नहीं कर रहा है, उसको और कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलता अदर देन क्या? बोर्ड सिटिंग फीस। बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए उसको क्या मिलता है? सिटिंग फीस। समझ गए? तो मतलब क्या, बैठ कर जो है देख रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए उसको सिटिंग फीस मिल रहा है, ये उसका रेम्युनरेशन है। तो और कंपनी से उसको कुछ नहीं मिलेगा, किसके अलावा? बोर्ड सिटिंग फीस के अलावा। लेकिन सुनो ना, हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, इसके कंपनी के। अब ये अपना बोर्ड मीटिंग कहाँ पे रखी है? पंजाब में रखी है, अमृतसर में। कहाँ रखी है? अमृतसर। अब हम कलकत्ता में, अब हमको जाना पड़ेगा अमृतसर बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब फ्लाइट का खर्चा कौन देगा? कंपनी देगा। तो हम रीइंबर्समेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? समझ में आ रहा है? सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल आल्सो बी क्या? entitled to reimbursement of all the expenses, reasonable expenses that has been incurred in connection with attending the board meeting. अब सपोज करो हम यहाँ बैठ के कलकत्ता में पिक्चर देख रहे हैं, इसको फोन करें, तुम लोग बोला था ना मेरा एक्सपेंस रिइंबर्स करेगा। अभी हम आइनॉक्स में मूवी देख रहे हैं और पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मेरे को रिइंबर्स कर दो ना जल्दी से। कुछ भी बोल रहे हो, मतलब खाली कौन से एक्सपेंस मेरे लोग रिइंबर्स करेगा?
जो मेरे को मीटिंग अटेंड करने के लिए स्पेंड हुआ है वो भी रीजनेबल। समझ में? अब हम 1 लाख रुपया का एक तो सूट बूट बना लिए और एक तो चार्टर्ड प्लेन बुक करके मीटिंग में पहुंचे, तो चार्टर्ड प्लेन में आए हैं, पैसा दो मेरे को फ्लाइट का। कुछ भी बकवास। मतलब हम बोले थे क्या आपको चार्टर्ड प्लेन बुक करके आने के लिए? आपका चार्टर्ड प्लेन का जितना खर्चा है ना उतना तो हम लोग का टोटल रेवेन्यू है साल का। समझ में आ रहा है? तो कहां से देंगे हम लोग? तो अब तुम समझो रीजनेबल एक्सपेंसेस देगा ना तो दो चीज मिलेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, एक तो रेम्युनरेशन बाय वे ऑफ सिटिंग फीस, बोर्ड सिटिंग फीस, और दूसरा क्या, reimbursement of all the reasonable expenses which खाली अगर तुम लिख कर आओगे reimbursement of the reasonable expenses zero which has been incurred in relation in connection to the क्या attending the board meeting of the company। संभाल लियो यहाँ तक? तो ये सब बात कहाँ पे लिखा गया बताओ? 149 सबसेक्शन 9। देखो अब क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ईसॉप में तुम लोग जब पढ़ेगा ना, यहाँ पे जो लोग स्वेट इक्विटी पढ़े वहां लिखा है ना डायरेक्टर वगैरह को दे सकते हैं, बट वहां पे ये तो नहीं लिखा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिलेगा, बस वहां लिख दिया डायरेक्टर को दे सकते हैं। अब डायरेक्टर में तो ये भी आ गया, तो इसलिए लोग कैसे स्टार्ट करें? भाड़ में गया जो हम लोग पहले बोले थे, अब जो बोल रहे हैं वो फॉलो करो। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, भाड़ में गया। अगर हम लोग और बाकी जगह कुछ और बोल रखे हैं, अब जो बोल रहे हैं वो अप्लाई होगा, जो और पहले बोले थे वो अप्लाई नहीं। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? भाड़ में गया यार, जो बोला था पहले, अब जो बोल रहे हैं वो फॉलो करो। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 197 198 किसका? रेम्युनरेशन का। जो मैंने तुमको बोला ना, मैंने बोला ना उतना ही लिमिट में तुम दे सकते हो रेम्युनरेशन। तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन का प्रोविजन तुम आगे जाकर पढ़ोगे कहां पे? सेक्शन 197 198। तुम तो अभी 149 में हो ना, सोचो ये कितना दूर का प्रोविजन है। 197 198 पढ़ोगे आने वाले क्लासेस में। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन मतलब ईसॉप एंड मे रिसीव remuneration by way of क्या? फीस प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 197। तो 197 का सबसेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है बताओ ना? सिटिंग फीस के बारे में फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग। और दूसरा क्या बोला? रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ओनली फॉर द क्या? पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड एंड अदर मीटिंग। क्लियर है? तो ये दो चीज आप याद रखना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? श्योर? देखो यहाँ पे लिखा है रूल 4 में सब कुछ लिखा हुआ है, कितना सिटिंग फीस वगैरह मिलता है। देखो सिटिंग फीस इज ओनली रिक्वायर्ड टू बी पेड। क्लियर है? और ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सिटिंग फीस बाकी डायरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बाकी डायरेक्टर को तुम ज्यादा सिटिंग फीस दे रहे हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कम दे रहे हो, वो भी नहीं चलेगा। तो 149 सबसेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द रेम्युनरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या बोल रहा है? एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट एलिजिबल टू रिसीव ईसॉप एनी स्टॉक अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एंड दूसरा ही शैल रिसीव रेम्युनरेशन ओनली बाय वे ऑफ सिटिंग फीस, एंड तीसरा क्या बोला कि ही शैल आल्सो बी एंटाइटल्ड फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन इनकर्ड इन कनेक्शन विद अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग। दैट्स इट। पूरा यहाँ तक संभाल लियो। 3 तो सबसेक्शन हुआ है, 7 8 9। अब आगे का भी पढ़ेंगे, जबरदस्त है। 10 और 11 दोनों बात करते हैं किसके बारे में? टेन्योर। बोथ सबसेक्शन 10 एंड 11 टॉक्स अबाउट क्या? एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक कंपनी में कितने साल तक रह सकता है? 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स। बताओ, 1 टर्म ऑफ कॉन्सिक्यूटिव 5 इयर्स। सपोज करो इसने मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा, मैं कितने साल इसके कंपनी में रहूंगी एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? 5 साल लगातार। ऐसा नहीं आज एक दिन रखा फिर हटा दिया फिर 1 साल बाद। 5 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर बोला है। कितना ईयर्स के लिए बताओ? 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। मैम सुनिए ना, आप बहुत अच्छा इंडिपेंडेंस एग्जिबिट किए हैं, हम चाहते हैं हम आपको दोबारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखे, प्लीज रह जाइए ना। तो एक और टर्म रख लो, एक और टर्म रख लो। लेकिन सुनो, तुम अगर एक ही डायरेक्टर को 5 साल बाद वापस अपॉइंट करना चाह रहे हो, ऐसा क्या बात है इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कि तुम इसी को रखना चाह रहे हो? कहीं इसका इंडिपेंडेंस इफेक्ट तो नहीं कर दियो तुम लोग? कहीं प्यार तो नहीं हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से? समझ में? मैंने तुमको पहले ऑडिटर चैप्टर में भी बोला था, तुम अगर एक, तुम समझो यार, तुम अगर, ये तो इंसान है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तुम एक डॉगी के संग भी 5 साल व्यतीत करोगे तो तुमको डॉगी भी अपना लगने लगता है, फिर ये तो इंसान है, प्यार तो हो ही जाएगा उससे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हारी तरफ झुका हुआ है और सब उल्टा फुल्टा रिपोर्टिंग कर रहा है और इसलिए तुम उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना चाहते हो? तो अगर तुम सेम पर्सन को फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो तो डायरेक्टर तुम्हारी मर्जी नहीं, मालिकों की मर्जी चलेगी। एक काम करो, बुला लो सभा शेयर होल्डर का और पास करवा लो SRNGM। ORNGM नहीं चलेगा। सुनना, मालिक लोग को पूछो फिर हम अलाउ कर देंगे, लेकिन यहाँ मालिक लोग का छोटा मोटा अप्रूवल नहीं। SRNGM will be required, which means votes cast in favor must be at least 3 times the votes cast against. SRNGM is required. अच्छा चलो, एक टर्म और रख लिए, SRNGM पास हो गया। अभी हम 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म 5 साल 5 साल इसके कंपनी में क्या बन के रहे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई दिक्कत? अब 3rd टेन्योर के लिए भी मेरे को अपॉइंट करना चाह रही है, बोलो कैन आई बी अपॉइंटेड? अरे यार 10 साल हो गया, मजाक समझ रखे हो क्या?
अब शेयर होल्डर क्या भगवान भी बोलेगा तो तुमको हम नहीं रखेंगे, नहीं रख सकते, अब चलो जाओ, हो गया काम, जाओ। अब वापिस अगर रखना है 3 साल बाद बुलाएंगे, यानी कूलिंग पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कितना साल का, 3 साल। बहुत बहुत दुख हो रहा है, आप छोड़ के जा रहे ना, एक काम करिए, आपका 2 टर्म हो गया, आप छोड़ के जा रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आप नहीं बन सकते, 3 साल बाद आ जाइएगा, फिर हम आपको रख लेंगे वापस से आईडी। 3 साल काफी होता है ना बुलाने के लिए, तो 3 साल में जो भी हम लोग के बीच में प्यार मोहब्बत हुआ था हम लोग भूल जाएंगे, फिर से आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, 3 साल बाद आ जाना, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। एक काम करिए ना, मतलब इतना ज्यादा अटैच हो गए ना, मन नहीं करे यार आपको जाने देने का। एक काम करिए, आप अकाउंटेंट बन जाइए हमारे कंपनी में, एम्प्लॉय बन जाइए। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। समझ में आ रहा है? अगर तुम एक ऐसे इंसान को 3 साल बाद दोबारा रखना चाहते हो, ही शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ऑफ द पोस्ट। समझ में आया? तुम उसको पियोन तक नहीं रख सकते हो, समझ में आया? एक ऑफिस अटेंडेंट तक नहीं रख सकते हो। क्यों रख रहे हो यार? फिर तो वो अंदर में रह ही गया ना, तो उसका इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो ही गया ना, एम्प्लॉय हो गया ना वो तो कोई भी पोस्ट में कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो सकता। 3 साल तक अगर एकदम तुम भूल चुके हो उसका अता पता, और उसके बाद वो आकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं, तब रख सकते हो क्या? हाँ, संभाल लियो। तो टेन्योर बताओ, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसेक्यूटिव 5 इयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है, विच मींस 1 टर्म। बट अगेन इफ यू वांट टू रीअपॉइंट हिम फॉर द सेकंड टर्म, you may reappoint him for the second term of 5 consecutive year only by passing SRNG. No independent director can act as an independent director for more than 2 terms. So, provided that after a cooling period of 3 years, he may be reappointed again. But during those 3 years, he should not be associated with the company in any manner, whether directly or indirectly. इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया? तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडी में भी तुम उसको पनाह नहीं दे सकते, और अच्छा यहाँ नहीं रख सकते। एक काम करो, मेरा बच्चा कंपनी है ना सब्सिडी, वहां चल जाओ, नहीं वहां डायरेक्टर बन जाओ, नहीं यार कहीं नहीं जा सकते तुम, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट। समझ लियो यहाँ तक? देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। Subject to the provisions of section 152, an independent director shall hold a office for a term of consecutive 5 years. अच्छा 152 क्यों बोल रहा है? सेक्शन 150 तुम जब पढ़ोगे ना, विच टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, वहां पे तुम पढ़ोगे रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में भी, कि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना वो रिटायर करते हैं बाय रोटेशन, तो रोटेशन वाला फीचर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, वो आगे आएगा तब समझ लेना। अभी तुम बस इतना बताओ, टर्म कितना है? 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए ना, और कितना टर्म बोला है? 1 टर्म। मतलब क्या हुआ, यानी कब तक होल्ड कर रहा है? 1 टर्म ऑफ क्या बोला? 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। बट फिर क्या बोला? ही शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बाई पासिंग, क्या बोला? एसआर पास करना पड़ेगा ना, क्लियर है? एंड डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन द क्या? बोर्ड रिपोर्ट। क्लियर है? नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन क्या बोला था? 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म। However, such independent director shall be क्या? Eligible for appointment after the क्या? Expiry of, after the expiry of क्या बोला? 3 years। कहां से? जिस दिन से ही ceases, ceasing मतलब क्या हुआ? Stops to be, ये अलग अलग है, एक संग यहाँ लिख दिया गया है गलती से, to be is not a word, to be, ceases to be क्या? Independent director। If during the set period of 3 years, such independent director shall not be appointed or associated with the company in any other capacity, either directly or indirect. तो पूरा क्लियर है कि नहीं? So this completes your क्या? Subsection 10 and subsection 11. एक बार पूरा स्टार्टिंग से बताओगे। हम लोगों ने 7 किया, सबसेक्शन 7 किया ना, 8 किया, 9 किया, सबसेक्शन 10 किया, सबसेक्शन 11 किया। सबसेक्शन 6 में तो क्या था? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंडीशन, हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एक बार स्टार्टिंग से सारा सबसेक्शन रिवाइज करवा दो मेरे को। सबसेक्शन 7 में तुम क्या करते हो? कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 बार हम लोग अपना इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन देते हैं, बट कहाँ कहाँ? जो तुम्हारा बोर्ड मीटिंग है, पहला बोर्ड मीटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। नंबर 2, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल। तुम अगर ये बोलोगे बोर्ड मीटिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बड़ा वाला लड्डू मिलेगा तुमको। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल, या फिर whenever there is any change in circumstances which may affect the independent status of the independent director, and there he has to give a and the board meeting after that he has to give a declaration whether the criteria laid down in 149 subsection 6 is being fulfilled or not, satisfied or not.
आर वी थ्रू विद दिस? सबसेक्शन 7 डन। सबसेक्शन 8 में क्या बोला? वेरी गुड। हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसा हो? शेड्यूल 4 जैसा चाहे वैसा हो। और शेड्यूल 4 कैसा चाहे? एथिकल स्टैंडर्ड्स, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दी, एटसेट्रा। डन। सो सबसेक्शन 8 ऑल्सो डन। कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सबसेक्शन 9 क्या बोला? रेमुनरेशन कितना मिलेगा? बाय वे ऑफ सिटिंग फीस। उसके अलावा एक चीज और रिम्बर्स होगा, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन पार्टिसिपेटिंग इन द बोर्ड मीटिंग। ठीक है। और लेकिन एक चीज नहीं मिल सकता आपको, ईसॉप। इफ द कंपनी ऑफर्स एनी शेयर्स स्टॉक अंडर ईसॉप, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं। पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो एकदम भी। मजाक मस्ती बंद करो सन्मुख, जयंत, फोकस ऑन द स्टडीज। हाँ, जो कॉपी में लिख लिख के एक दूसरे से चैटिंग करो उसको बंद करो। चलो सबसेक्शन 10 और 11। तुम लोग समझ रहे? तुम लोग अभी जिस स्कूल का स्टूडेंट है हम उस स्कूल के हेडमास्टर रह चुके हैं। चलो पढ़ाई में ध्यान दो। सबसेक्शन 10 और सबसेक्शन 11। फिर बात कर रहे, बोलो ना क्या है सबसेक्शन 10 और सबसेक्शन 11? बताओ, बोलो क्या है, जल्दी बोलो। हाँ तो बताओ क्या क्या है, एक साथ बताओ, बैठ जाओ, खड़ा नहीं बोले। चलो एक संग बोलो। टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या बोला? मैक्सिमम कितने टेन्योर के लिए होगा बताओ? पहले बोलो कि मैक्सिमम 5 years फॉर 1 term, but he may be reappointed for the second term of 5 years, consecutive 5 year, but by passing Sarinchian. And no independent director can be appointed for more than 2 terms, है ना? लेकिन however after the expiry of 3 years, कहां से? तुम्हारा बर्थडे से 3 years from the date when he ceases to become the independent director, he can be reappointed again, but he should not be appointed in or associated with the company directly or indirectly. जबरदस्त, पूरा क्लियर है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? सुनना, 2 सबसेक्शन और बचा है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? 149 सबसेक्शन 12, लायबिलिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तुमको पता है जगह जगह जहां पे भी कंपनीज एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन होता था फाइन पेनल्टी लगता था, और हम लोग ओआईडी पढ़ते थे। ओआईडी में भी लायबल फॉर दिस, रिमेंबर? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अरे ओआईडी शेल बी लायबल नहीं पढ़ते थे? ओआईडी जेल जाएगा, ओआईडी ये करेगा, ओआईडी फाइन देगा। बट वो ओआईडी के अंदर ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आएंगे। वो ओआईडी किसके लिए है? मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह के लिए। जो कंपनी में काम ही नहीं कर रहे उनको तुम ओआईडी क्यों बना रहे हो? और कौन काम नहीं कर रहे? अभी तो मैंने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या डे टू डे अफेयर संभाल रहा है? वो तो कौन संभाल रहा है? कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह हुआ ना, केएमपीज हुआ। तो एक ऐसा डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हो गया? जो डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, बट ही इज नॉट द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ही इज नॉट द रेगुलर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देन उनके ऊपर क्या चीज के लोग लायबल होगा? तो यहाँ पे ये लिखा है, ओआईडी में तो लोग सबको लपेटा में ले लिया ना, एवरी डायरेक्टर शैल बी लायबल। तो इसलिए बोला नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट। भाड़ में गया, अगर कुछ और कहीं लिखा है, अब जो बोल रहे हैं वो फॉलो करो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आप हो या आप अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, आप खाली इन्हीं चीजों के लिए लायबल होगे। किन चीजों के लिए मैम? मान लो बोर्ड मीटिंग में तुम्हारे सामने ही कुछ डिस्कशन हो रहा है, तुम्हारे सामने, तुम्हारे कंसेंट से तुमने उस एक्ट को या ओमिशन को अलाउ किया है, which was a wrongful act for the company, then you shall be held liable. समझ में आया? या फिर you were present in the board meeting, you have not consented but you acted recklessly, तुमने ध्यान नहीं दिया, you were present but you were ignorant, then also you will be liable. अब सपोज करो क्या हुआ ना, एक बोर्ड मीटिंग चल रहा है, समझ में आया? अब वहां पे सब मेंबर्स, बोर्ड में डायरेक्टर्स वगैरह लोग बैठे हुए हैं। अब वहां पे क्या हुआ, 3 डायरेक्टर भयंकर जोर का हाथापाई कर लिए, झगड़ा कर रहे हैं, कोई बाल नोच रहा है, कोई किसी का पैर खींच रहा है, कोई किसी का हाथ मरोड़ रहा है, समझ में आ रहा है? और हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, हम देख रहे हैं सब नजारा। तो मेरा इंडिपेंडेंस क्या होता है? मेरे को इमीडिएटली सब स्टॉप करवाना चाहिए। हम बोले वाओ कम ऑन, यस यस कुलजीत, यस चीयर्स फॉर कुलजीत, यस करो, WWE, यस। तुम लोग चीयर अप कर रहे हैं, सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये सब कर रहा है, शोभा दे रहा है, समझ में आ रहा है? हमको लग रहा है मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा है और हमको मजा आ रहा है, समझ में? ये सब देखने में हमको मजा आ रहा है, 2 जन का लड़ाई देखने में आई एम जस्ट एंजॉयिंग। मेरे को लग रहा है WWE चल रहा है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। पैसा वगैरह भी फेंकना चालू कर दिया हम, समझ में आ रहा है? अब तुम खुद बताओ, ये सब तो मेरे सामने हो रहा है मेरे कंसेंट से, तब हम ये सब एक्ट के लिए लायबल होंगे कि नहीं होंगे? अब वहीं पे एक डायरेक्टर चला गया ऊपर ये सब चक्कर में, समझ में आ रहा है? ये लोग इतना इतना लड़ाई वड़ाई किया, एंटरटेनमेंट में हम ले रहे थे, अब वो एकदम मतलब एक्साइटेड हो गया, तुम लोग चीयर अप करने लगे, कुलजीत यस कुलजीत, यू कैन डू इट, यू कैन, उठाकर एकदम पटक दिया उसको नीचे, समझ में आ रहा है? 13 तल्ला का बिल्डिंग से सीधा वो नीचे चला गया दूसरा डायरेक्टर, गॉन।
हम ये सब देख रहे हैं। अब तुम बताओ ये सब एक्ट के लिए हम लायबल होंगे कि नहीं होंगे? या फिर ये लोग कोई गलत सलत डिसीजन ले लिया, हम भी बोले हाँ करो ना करो, देखा जाएगा, करो, तो ये सब के लिए हम लायबल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। जो मेरे नजरों के सामने हो रहा है, बोर्ड मीटिंग में हो रहा है, मेरे कंसेंट से हो रहा है। या फिर सुनो ना, ये लोग लड़ाई वगैरह कर रहे हैं, झगड़ा वगैरह कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहा है, हम खोए हुए हैं किसी के ख्यालों में, खोए हुए हैं। हम हैं यहाँ पे, हम मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, लेकिन यू नो आई एम एक्सप्रेशनलेस। अब कितनी बार क्या होता है, अगर हम चुप है मतलब क्या, तुम लोग क्या सोचेगा? जैसे कितनी बार होता है ना, तुम लोग मम्मी पापा को कुछ पूछा, उन लोग अगर शांत है तो तुम लोग को लगता है हाँ मान गए, क्योंकि लोग ध्यान नहीं दिया, शायद तुम्हारा बात ठीक से सुना नहीं, बड़े लोग चुप है, बट तुम लोग अदरवाइज ले लेते हो, फिर वो हरकत करते हो, फिर खाते हो ना चमाट, फिर मम्मी पापा बोलते हैं ना मेरे से कब पूछा तुम, तो वही चीज हो रहा है, हम मौजूद है लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है। तो मेरा ये क्या हो गया, नेग्लिजेंस, आई हैव एक्टेड इन अ क्या नेग्लिजेंट वे, और या तो मैंने खुद का ही क्या दिया है, कंसेंट, यस गो ऑन आई एम विथ यू, मैंने रॉन्गफुल एक्ट के लिए क्या किया है, कंसेंट दिया है, मेरा कॉन्विक्शन दिया है, और या फिर आई वॉज क्या, इग्नोरेंट, समझना है, बट आई वॉज प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग और सब कुछ मेरे सामने हो रहा है। तो ये सब हरकतों के लिए, ये सब एक्ट के लिए या ओमिशन के लिए, या तो करना या तो ना करना, तुम कुछ नहीं कर रहे हो उसका तुमने डिसीजन लिया तो उसके लिए भी तुम लायबल होंगे, और या तो किया है तुमने कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहिए था। एक तो हो गया क्या, किया है जो नहीं करना चाहिए था, या फिर नहीं किया है जो करना था। अगर मेरे कंसेंट से हुआ है, या फिर आई वॉज प्रेजेंट इन दैट बोर्ड मीटिंग, I was ignorant, मतलब I was not paying my attention, then in both the cases independent director और non executive director भी liable। जनरली स्पीकिंग कहीं पे भी कोई भी कॉन्ट्रवेंशन होता है, OID shall be liable, तो OID के अंदर सारे डायरेक्टर आ गए, which means ID will also be liable, बट फिर ID के अलग से प्रोविजन बनाया सबसेक्शन 12 में, भाड़ में गया कहीं क्या लिखा है, अब जो बोल रहे हैं वो फॉलो करो, अगर कहीं और कुछ लिखा है ना कि ID will be held liable, he will not be held liable, इसमें बताया गया लाइबिलिटी ऑफ ID के बारे में। कुछ बच्चे बोले आईडी कौन आ गया ये आईडी, अरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सबसेक्शन 12 टॉक्स अबाउट क्या, लायबिलिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉट विथ स्टैंडिंग, देखो नॉट विथ स्टैंडिंग, बोलो मेरे साथ, नॉट, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब क्या हुआ, भाड़ में गया, फील करके पढ़ो लॉ को, फील इट, तब मजा आएगा पढ़ने में। चलो बोलो मेरे साथ, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इसका क्या मतलब हुआ, भाड़ में गया, जहां जो लिखा है, अब जो बोल रहे हैं वो सुनो, बोलो मेरे संग, भाड़ में गया जो लिखा हुआ है, अब जो बोल रहे हैं वो सुनो। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुआ या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, कंपनी का प्रमोटर या केएमपी, शैल बी हेल्ड लायबल किसके लिए, ओनली फॉर सच एक्ट ऑफ क्या, या तो ओमिशन या तो कमीशन, या तो नहीं किया या तो किया। भैया कंपनी, अब जो भी एक्ट कर रहे हो डायरेक्टर अपने बिहाफ में थोड़ी कर रहे हो, तो तुम लोग कंपनी के बिहाफ में कर रहे हो ना, विच ऑकर्ड विथ हिज क्या नॉलेज, और कब हुआ, बोर्ड मीटिंग में, तो बोर्ड मीटिंग मतलब क्या, थ्रू द बोर्ड प्रोसेस, एंड वेयर हिज कंसेंट वाज देयर, कंसेंट मतलब क्या, उसने हाँ बोला, या फिर कंसेंट नहीं था बट ही हैज नॉट एक्टेड क्या डिलीजेंटली, जो मैंने बोला ना मेरा ध्यान कहीं और था और तुम लोग कुछ चर्चा कर रहा था, हम ऐसे ही मतलब ऐसे ही बोल दिया हाँ ठीक है, सो आई डिड नॉट एक्टेड क्या डिलीजेंटली, या तो मैंने कंसेंट दिया होशो आवाज में बदमाशी से कि हाँ करो ये सब, और या तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया रेकलेसली, आई वाज नॉट एक्सरसाइजिंग ड्यू स्किल एंड केयर। क्लियर है, ये सारे एक्ट्स के लिए कौन लायबल होगा मेरे को बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्ट। अब अलग से सबसेक्शन 13 में मैंने लिख दिया जो बात मैंने तुमको पहले बताया था, तुम आगे जाके जब 152 पढ़ोगे वहां रोटेशन पढ़ोगे कि हर डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, वहां पे क्या होता है, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर एक्चुअली रिटायर बाय रोटेशन इन एवरी एजीएम, अभी समझोगे नहीं आगे पढ़ाएंगे, हर एजीएम में डायरेक्टर्स रिटायर करते, तुम याद करो अड्डा पढ़ाया था मैंने तुमको अड्डा, तो वहां पे नहीं था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन, तो हर एजीएम में ही तो अपॉइंट कर रहे हो, क्योंकि हर एजीएम में डायरेक्टर्स लोग रिटायर करता है बाय रोटेशन, रोटेशन मतलब क्या हो भाई, लॉटरी सिस्टम, जो सबसे सीनियर मोस्ट है वो रिटायर करता है, लेकिन ये प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, आईडी, ये तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, इसको तुम रोटेशन से रिटायर करवाते रहोगे क्या, उसका तो टेन्योर फिक्स है ना 5 साल, ही कैन नॉट रिटायर बाय रोटेशन, तो जो 152 सबसेक्शन 6 और 7 में रोटेशन ऑफ डायरेक्टर का प्रोविजन है वो आईडी के ऊपर अप्लाई नहीं, सो द प्रोविजन ऑफ क्या, retirement of directors by rotation governed by 152 subsection 6 and 7 shall not be applicable for the appointment of the क्या independent direct। पूरा क्लियर है यहाँ तक? अच्छा 152 अभी पढ़ाया नहीं है, चिंता मत करना, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब एग्जेम्पशन का बात किया है, गेस करो एग्जेम्पशन किसको मिलता है, वही आईएफएससी को मिलेगा और सेक्शन 8 को, तो पूरा 149 सबसेक्शन 4 से लेकर सबसेक्शन 13 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेक्शन 8 कंपनी एंड आईएफएससी कंपनी, दोनों को मिलेगा। यानी मैम सेक्शन 8 कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का दरकार नहीं है,
उसके ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, नहीं होता। यही तो लिखा है ना पूरा सबसेक्शन 4 से 13। तुम किसके बारे में पढ़ रहे हो? आईडी के बारे में ही तो पढ़ रहे हो, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन सुनो ना, तुम सेक्शन 8 कंपनी हो, तुमको ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब तुमने डिफॉल्ट नहीं किया है। क्या चीज में, याद है ना? फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। याद है? ये और एक जगह था ना, याद आ रहा है ये सब? तो वही चीज बोल रहा है, सेक्शन 8 कंपनी अगर डिफॉल्ट नहीं किया, क्या चीज में, फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 या फिर एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन क्या 90। और मैंने क्या बोला, और किसको ये एग्जेम्पशन है बताओ? आईएफएससी पब्लिक कंपनी, दे आर आल्सो क्या एग्जेम्प्टेड, बट उनके लिए ये सब नहीं है डिफॉल्ट वगैरह वाला। ये खाली किसके लिए है? सेक्शन 8 कंपनी। तो कहां तक कंप्लीट हो बताओ? सबसेक्शन 13 क्लियर है। एंड दिस कंप्लीट्स ऑफ एंटायर प्रोविजन ऑफ क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पूरा कहां से, 7 से लेकर 30। एक बार वापस से रिवाइज करना चाहोगे? चलो बोलो। 7 में तुमने क्या पढ़ा? डिक्लेरेशन, खाली हेडिंग पढ़ रहे हैं। सबसेक्शन 8 में तुमने क्या पढ़ा? कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल लो, जो शेड्यूल 4 में मेंशन्ड है। ठीक है। सबसेक्शन 9 में क्या पढ़ा? रेम्युनरेशन, वेरी गुड। और 10 और 11 याद है साथ साथ? टेन्योर, दोनों था ना टेन्योर। फिर उसके बाद 12, वेरी गुड, लायबिलिटी। और 13 अभी जस्ट पढ़े हो। रोटेशन वाला प्रोविजन उन लोग के ऊपर अप्लाई नहीं। 152 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 डज नॉट अप्लाइज ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पूरा क्लियर है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? यहाँ तक लिखना चाहोगे? चलो लिख लो, स्टार्ट राइटिंग डाउन। हाँ हाँ, पता है, याद है मेरे को। दैट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द आईडी। करेंगे हम लोग, डोंट वरी, कर लेंगे, डोंट वरी। अभी तुम लोग पहले क्या लिखेगा? 149 कौन सा बताओ? सबसेक्शन 7 ना? किसके बारे में बात करता है बोलो? सबसेक्शन 6 है ना? देखो एक बार लास्ट में कॉपी में चेक करो, बस ठीक। कैन आई यूज द टर्म आईडी एवरीवेयर? बट तुम वहां पे क्या लिखो, ब्रैकेट में एक बार लिख लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एग्जाम में क्या आईडी लिख कर आओगे क्या? सुनो ना, तुम लोग एक बार प्लीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूरा लिख लो, फिर ब्रैकेट में आईडी एंड देन यूज इट अगेन। एग्जाम में बीएम लिखोगे कि पूरा बोर्ड मीटिंग लिखोगे? बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट को FIRST लिख कर आना। जैसे एक बार तुमने फुल फॉर्म यूज कर लिया, जैसे फाइनेंशियल ईयर, बार बार आप फिर FI लिख सकते हो, एक बार फुल फॉर्म लिखना होगा। लिख लो। दिस कंप्लीट्स योर क्या, सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 8 बताओ क्या था? वेरी गुड, कोड ऑफ आईडी। चलो एक बार फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं।
कहाँ मेंशन्ड है शेड्यूल? ऊपर का हो गया क्या तीनों पॉइंट? लिखो, जल्दी लिखो, हो जाए तो बताना। डन एवरीवन? ये चार ठो बताया था ना, एथिक्स, इंटीग्रिटी, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है और एक्सरसाइज करना है ड्यूटी इन द क्या बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। फिर 10 और 11 टेन्योर था, याद है? 10 से टेन्योर ऐसे याद रख लेना, 10 से टेन्योर, टी टी। इसके अंदर याद है टेन्योर में दो ठो सबसेक्शन था। ऊपर का चारों पॉइंट हो गया, ये ऊपर वाला 4 पॉइंट, exercises duties in the best interest of the company।
लिख लो लिख लो। वन फोर्टी नाइन सबसेक्शन 9 हो गया सबका। हम्म। सबसेक्शन 9 कितना जन लिख रहा है, हाथ उठाओ। ठीक है, कंप्लीट करो जल्दी। हो गया। डन सबसेक्शन 9। हो गया। हटा दें। एक सेकेंड। लिख लो। अब बस दो बचे। एक तो लायबिलिटी और वो रोटेशन वाला, दैट्स इट। सबसेक्शन 10 हो गया। छूट गया है क्या? क्या छूटा है, लिखो। हो गया। हटा दें। बोलो भाड़ में जाए। नॉट विथ स्टैंडिंग क्या?
क्या नॉटविथस्टैंडिंग क्या एनी प्रोविजन कंटेन्ड कहाँ पे इन दिस एक्ट an independent director or a non executive director not being the क्या जो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए और एमपी of the company shall be liable only for those acts of क्या या तो omission और commission which were done through board process ना यानी बोर्ड मीटिंग के जरिए और बताओ और दो चीज किया था एक तो बोर्ड प्रोसेस से हुआ है ना एंड उसने क्या किया है या तो अपना कंसेंट दिया है या फिर डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया है देख लो और ही फेल टू एक्ट किया डिलीजेंटली प्रोसेसेस यस मतलब बोर्ड मीटिंग के थ्रू हुआ है ना उसके मौजूदगी में उसके सामने सामने ये सब हुआ है तमाशा या तो हाँ बोला तमाशा को या ही एक्टेड क्या he did not act due diligently failed to exercise his due diligence skill and care बस 13 में तो कुछ था नहीं ना बस बोला कि जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन होता था ना डायरेक्टर लोग का वो इन लोग को अप्लाई नहीं होगा किसको नहीं होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दैट्स इट पूरा 149 सबसेक्शन 4 से लेकर कहाँ बताओ 149 सबसेक्शन 13 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू किसको आईएफएससी should not have defaulted in फाइलिंग ऑफ बताओ क्या एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 और फाइलिंग ऑफ क्या
अंडर, वेरी गुड, हो गया, लिख लो। तुम लोग वहां जगह छोड़ रखा था ना 4 और 5 के लिए? वेरी गुड। लिख लियो क्या यहाँ तक? सुनो, सबसेक्शन 4 और 5 लास्ट में करेंगे, ठीक है? वो तो तुम लोग का अलग से जगह छोड़ा हुआ है ना 149 में, कि नहीं छोड़ा हुआ है? छोड़ा हुआ है तो वो लास्ट में करेंगे आज। अभी हम लोग 152 करेंगे। 52। एक बात बताओ, तुम बोल रही है 142, 142 यहाँ कैसे आएगा? तो अब तो तुम लोग को रैशनैलिटी से बोलना चाहिए ना, इतना तुम लोग को सिखा दिया गया है। मेरे बच्चों के अगर ये बोलोगे, मेरा ही गलती माना जाएगा इसको, तुम लोग का नहीं। इजी था ना ये वाला, बताओ पूरा। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है उसको पढ़ने में तुम लोग का पूरा जान निकल गया था, ये संभाल लिए थे, संभाल लिए थे ना? मतलब थोड़ा उसमें पॉइंट ज्यादा था क्योंकि परसेंटेज वगैरह था, अलग अलग जगह लिमिट्स था। दिस इज वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा अच्छे से, भूलोगे भी नहीं कभी। अब 152 और मजेदार है। 152 आज खाली टच करेंगे, टच मतलब कुछ कुछ सबसेक्शन करेंगे, पूरा नहीं होगा आज, ठीक है? क्योंकि 152 बात करते हैं, जानते हो किसके बारे में? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। जो कंपनी का पहला डायरेक्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है? याद है हम लोग ऑडिटर में भी पढ़े थे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये सब है। फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, तो ये सब प्रोविजंस कहाँ पे बताओ? सेक्शन 152 के अंदर, विच टॉक्स अबाउट क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। बट अभी भी कुछ बच्चे लिखने में मदहोश हो रखे हैं। लिखो जल्दी लिखो, आई एम वेटिंग। हो जाए तो बताना, बाकी बच्चे रिवाइज करो। तुमको मतलब टाइम कैसे मिलता है रिलैक्स करने का मेरे क्लास में? रिवाइज करो, चलो, इतना टेक्निकल चीज है, रिवाइज करो। फिर 152 वी विल स्टार्ट। हो गया? स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत होगा लिखने में, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। अभी भी जो एग्जीक्यूटिव का बच्चा लोग एग्जाम दिया था ना, अभी एक बच्चा मेरे से मिलने आया था, बोला मैम पेपर बहुत लेंदी था, पेपर छूट गया। छूटने से चलेगा क्या? सोच के बताओ, 100 मार्क्स का पेपर तुमको अटेम्प्ट करना ही है कैसे भी। पेपर तो लेंदी रहेगा, हम तो पहले ही बोल रहे हैं, लिख कर आना ही है। तुम सोचो 4 मार्क्स का क्वेश्चन में तुम लोग कितना कंटेंट लिख रहे हैं। 100 मार्क्स का पेपर तुम समझ रहे हो कितना बड़ा हुआ? हाँ, 3 घंटा रहता है, 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है स्टार्टिंग में। उसमें कुछ लिखने नहीं मिलेगा, वहां पे तुमको सिलेक्शन कर लेना चाहिए, मैं ये क्वेश्चन करूंगा, जो चॉइस वाला क्वेश्चन है उसको क्रॉस आउट कर दो। और जैसे पेपर मिलता है, जैसे कुछ देख के याद आ रहा है प्रोविजन, तुम स्क्रिबल करना चालू कर सकते हो पेपर में। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से लिख दो ये पॉइंट्स, ताकि जब आए तो तुमको याद रही है लिखना है मुझे। और हमेशा जरूरी नहीं है तुमको क्वेश्चन 1 पहले अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन तुमको सबसे बेस्ट आता है और जिसका सारा पार्ट्स आता है वो करना। अब ऐसा भी बेवकूफी मत करना, 1 का A किया, फिर BC नहीं आ रहा है, चलो जय माता दी 4 में चलो, आगे बढ़ते जाओ, 4 का B कर दें, फिर 5 का C। इरिटेट हो जाएगा एग्जामिनर, फिर तुम्हारा हालत बहुत खराब करेगा पेपर में वो।
ऐसा क्वेश्चन करो जिसका तुमको पूरा अच्छे से आंसर आता है, सारे पार्ट्स आते हैं, फुल एंड फाइनल, चाहे वो लास्ट ही क्वेश्चन क्यों ना पहले अटेम्प्ट करो, डज नॉट मैटर। कुछ होशियार चंद बच्चे, पता नहीं वो कैसे पैदा होते हैं और कैसे करते हैं, सारा क्वेश्चन लिख कर आते हैं। यू चूज 5, वी हैव गिवन 6, यू चूज 5। ऐसा हरकत तो कभी मत करना। वो कोई चूज नहीं करेगा, वो इरिटेट होगा, दिमाग खराब होगा, आटा मजी सटक ले, तुम्हारा एक क्वेश्चन काटेगा वो, और सरफिरा हुआ तो जिसमें ज्यादा मार्क्स मिला वो काट देगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब हरकत मत करके आना। एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता, लोग कंप्लेन करते हैं 100 मार्क्स का पेपर नहीं होता, वो बच्चों 120 मार्क्स कैसे अटेम्प्ट करके आ जाते हैं? तो ये सब हरकत मत करके आना, ठीक है? जितना बोला उतना ही अटेम्प्ट करो, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करना है। चॉइस का क्वेश्चन छोड़ो, 15 मिनट में डिसीजन ले लो कौन सा क्वेश्चन किस ऑर्डर में करना है। 15 मिनट इधर उधर ताका जाकी में मत बिता देना, हॉल में भी एनएसपी कर रहे हो बैठ के, ये सब मत करना। समझ में आया? वहां पे सिलेक्शन करना कौन सा करना है। और चीटिंग वगैरह जो है इम्पॉसिबल है करना, प्रोफेशनल एग्जाम में हम पहले ही बता दे रहे हैं। यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। समझ में आ रहा है? खाली टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, यू विल बी किलिंग योर टाइम। और ऐसे ही अंडू पंडू लोग बैठते हैं आजू बाजू, हम सच बता रहे हैं। तुमको जितना आता है बेस्ट आता है, जस्ट राइट इट ऑन द पेपर, ओके? और एक चीज और बता रहे हैं, 100 मार्क्स का पेपर में ऐसा नहीं होगा तुमको पूरा 100 आएगा। अगर तुमको पेपर में 70-80 आता है ना, तो दैट मीन्स यू आर ब्रिलियंट। समझ में आ रही है? क्लास 9-10 का एग्जाम नहीं, 11-12 का, कि तुमको पूरा 100 में से 100 आएगा। 100 में अगर तुमको 80%, 70% भी आ रहा है, ब्रिलियंट बच्चे हो, तुम्हारा रैंक आने का चांस है। 50% आ रहा है, ठीक है, एवरेज है। 30% आ रहा है, या तो पढ़ा नहीं है या तो पेपर टफ आया है। वो तुमको पता चल जाएगा पेपर टफ है कि तुम पढ़ा नहीं है। समझ में आया? और पेपर टफ है, एक्सेप्ट द चैलेंज, चैलेंज एक्सेप्टेड। दिस पेपर इज नॉट ओनली टफ फॉर मी बट फॉर एवरीवन हु इज गिविंग द एग्जाम्स अलोंग विद मी, सो आई विल गिव माय बेस्ट शॉट। क्योंकि कंपटीशन और कम हो जाता है जब पेपर टफ आता है। हाफ ऑफ द बच्चे तो ऐसी रेस से बाहर निकल जाते हैं डर के मारे, लिख नहीं पाते, पैनिक अटैक्स आ जाता है उनको उस समय, ब्लैकआउट हो जाते हैं। और हाफ बच्चे जो होशोवास संभाल के लिखते हैं वो पास हो जाते हैं, रैंक भी ले आते हैं, ठीक है? तो बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है और एग्जाम्स देना है। तुम साल भर पढ़ते हो, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दैट सिंगल मोमेंट ऑफ 3 आवर्स व्हाट यू राइट इन द पेपर। वही तुम्हारा बेसिस है पता करने का वेदर यू हैव पास्ड और फेल्ड। दो बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, साल भर से पढ़ रहे हैं, एक बच्चा पास हुआ, दूसरा फेल हो गया, 3 घंटे में परफॉर्मेंस खराब कर दिया इसलिए फेल हो गया। तो तुम हमेशा याद रखना, हम जैसा भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, वो किसके लिए कर रहे हैं? टू परफॉर्म इन दोस 3 आवर्स। सो आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ इन दैट वे so that I can perform excellently in that 3 hour, for which writing practice is mandatory, must। जो बच्चा इग्नोर कर रहा है ना, नहीं लिख रहा है, यहाँ तो चलो मैं नोट्स तुमको लिखवा रही हूँ, कुछ बच्चे ये भी नहीं लिख रहे हैं, तो जेरोक्स कराएंगे, मैम से मंगवा लेंगे पीडीएफ, मैम का राइटिंग ज़्यादा अच्छा है। कुछ नहीं, तुम अपने एटीट्यूड में मर जाओगे और कुछ नहीं। तो अपने एटीट्यूड को पॉकेट में रखो, प्रोफेशनल एग्जाम है, अभी तक इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम लोग को वैसा दिया गया है फैसिलिटी, तो नॉलेज के बेसिस में टेस्ट हो रहा है, तुमको यहाँ लिख कर आना ही पड़ेगा पेपर में, लेबोरियस वर्क है, करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हारा राइटिंग स्पीड हाई होना चाहिए। और एग्जाम में दिमाग नहीं चलता, इसके लिए क्वेश्चन आंसर्स पहले से प्रैक्टिस करके बैठना होगा, पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करके बैठना होगा, आरटीपी एमटीपी सॉल्व करके बैठना होगा। समझ में आ रहा है? ये सब अगर पहले से ही खेल कर आए हो तो वहाँ फाइनल मैच होगा, और नहीं तो वहीं पे प्रैक्टिस करते रहोगे बार बार। तो पहले से डिसाइड कर लो, वहाँ फाइनल खेलना है कि प्रैक्टिस करना है। वहाँ यहाँ बार बार प्रैक्टिस करो, वहाँ फाइनल मैच होगा तुम्हारा और विन विन करके आओगे। और अगर यहाँ प्रैक्टिस नहीं की हो तो वहाँ प्रैक्टिस करो, मजे से करो प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? हर 6 महीने में प्रैक्टिस करो, तो बेटर यही प्रैक्टिस कर लो ना, हर संडे होता है यहाँ प्रैक्टिस तुम लोग का, यहाँ प्रैक्टिस में बैठो हर संडे। हर संडे अच्छा लग रहा है कि 6 महीना में एक बार प्रैक्टिस करना अच्छा लग रहा है? संडे संडे करो, 6 महीना में फाइनल करेंगे हम लोग, बस फाइनल मैच खेलेंगे। चलो, सेक्शन 152, डरा नहीं रहे, तुमको समझा रहे हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज, ताकि अभी से तुम सॉलिड बन जाओ। ये सब तुम्हारा आंख पता है कब खुलता है? या तो एग्जाम देने के बाद या एग्जाम के 1 महीना पहले, तब समय हाथ से निकल जाता है। अभी समय है, सही समय पे यूटिलाइज करो, अभी से सीरियस रहो, पढ़ाई करो, जो पढ़ाया जा रहा है सेम डे घर जाकर रिवाइज करो, जो क्वेश्चन आंसर्स करवा रहे हैं खाली मेरे करवाने से नहीं होगा, घर में खुद से तुमको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली। गॉट इट? चलो सुनना ध्यान से, सेक्शन 152 जबरदस्त है, जबरदस्त, मजा आएगा इसको पढ़ के। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। किसके बारे में बात कर रहे बताओ ना? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। कंपनी बन गया,
एक बात बताओ, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, हम लोग एमओए एओए फाइल करते हैं ना आरओसी के संग, एमओए में क्या लिखा रहता है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज याद है? those person who have agreed to become the member of the company. If you're a public company, there have to be 7 subscribers, 7 member. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना? 2 मेंबर. ओपीसी में तो एक ठोका दरकार है, और एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा हो भी नहीं सकता है वहां तो. इट मीन्स ना ओनली 1% इज अ मेंबर. तो अब तुमको समझ में आ रहा है, मेंबर लोग तो फिक्स्ड है, लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्टर? डायरेक्टर कौन है भाई कंपनी के? डायरेक्टर काम चलाएगा कौन, करेगा कौन? डायरेक्टर तो डे टू डे मैनेजमेंट संभालते हैं ना, मेंबर लोग थोड़ी आकर मैनेजमेंट संभालेंगे. मैनेजमेंट संभालने का बागडोर किसके हाथ में? डायरेक्टर. मेंबर लोग तो मालिक है ना, दे डोंट हैव एनी इंटरफेरेंस इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी अनलेस दे आर द डायरेक्टर देमसेल्फ. फॉर एग्जांपल रिलायंस, मुकेश अंबानी मेंबर भी है, डायरेक्टर भी. समझ में? अब जैसे हम रिलायंस के मेंबर है, लेकिन हम डायरेक्टर तो नहीं है, तो हम घुस जाएंगे क्या रिलायंस की बोर्ड मीटिंग में? चलो आज हम भी आए हैं, हम भी तो मालिक है कंपनी के, हम भी तो कोई डिसीजन लेंगे. नहीं जी, बोर्ड मीटिंग के आप बाहर रहिए. आपको अगर डिसीजन लेना, आप जब एजीएम होगा ना तब आइएगा, या कोई ईजीएम होगा ना तब आइएगा. बोर्ड मीटिंग में आप कैसे घुस गए मुंह उठाकर? ये डायरेक्टर लोग का मीटिंग चल रहा है. तो इतना तो समझ में आता है. तो अब डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा यार? कंपनी का जो पहला पहला डायरेक्टर है, अपॉइंटमेंट ऑफ द क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट डायरेक्टर. सुनो ना, जब तुम लोग आर्टिकल जमा किया ना, आर्टिकल में तुम लोग नाम लिख देता है. जनरली क्या होता है, आर्टिकल में तुम लोग क्या कर देता है? नाम लिख देता है कि ये मेरे कंपनी का डायरेक्टर रहेगा, ये इंसान मेरे कंपनी का डायरेक्टर रहेगा. तो आर्टिकल खोलो जाओ. अब ये आई पूछी फर्स्ट डायरेक्टर कौन है कंपनी का, बताओ. आर्टिकल पढ़ो क्या लिखा हुआ है. यार आर्टिकल में कुछ लिखा ही नहीं, आर्टिकल साइलेंट है तुम लोग का. आर्टिकल में तुम लोग लिखना ही भूल गया. Your article is silent, does not mentions the name of the first director of the company. Article does not mentions the name of the first director of the company. तुमको पता है जहां आर्टिकल साइलेंट है ना, ये आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है, वहां पे टेबल एफ जो कि मॉडल आर्टिकल्स का प्रोविजन है वो अप्लाई कर जाता है. जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं ना, खुद का आर्टिकल नहीं बनाते. तुमको पता है कंपनीज एक्ट में प्री डिटरमाइंड टेबल्स दिया हुआ है, टेबल ए से लेकर पूरा आगे तक एच तक. तुम लोग को मैंने बताया भी था, टेबल ए बी सी डी ई एफ जी एच. समझ रहे? टेबल एफ मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है. वेट, हाँ वॉल्यूम 1 में है ना, वॉल्यूम 1 में करोगे, डोंट वरी. जब वॉल्यूम 1 करोगे, एक एक तुमको तो मैंने एक एक टेबल में बताया क्या क्या होता है. चलो एक बार दिखा देते, डोंट वरी. www.mca.gov.in. एक्ट्स एंड रूल्स में गए, जल्दी बोलो. टेबल ढूंढो. टेबल ढूंढो. दिख रहा है तुम लोग को? अरे ये कौन सा एक्ट खुल गया? 2013 ही खुला है ना, एक सेकंड. हाँ ये देखो, दिख रहा है टेबल ए बी सी डी ई, दिख रहा है. अभी एफ में पढ़ो क्या लिखा है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए एमओए है ना मॉडल. मतलब जो कंपनी अपना एओए और एमओए नहीं बनाता ना, उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाता है. कंपनीज एक्ट में प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट है. अब तुमको क्या लगता है, मान लो ये कंपनी खोली है, अभी का बात कर रहे हैं, जब द क्लासेस आर रनिंग, इसको भी नॉलेज नहीं है कंपनी लॉ के बारे में, इसको समझ में आएगा आर्टिकल में क्या होना चाहिए, एमओए में क्या होना चाहिए. तो ये क्या करेगी, कंपनीज एक्ट खोलेगी, चिपका देगी ये वाला आर्टिकल. या खुद नहीं भी बनाई, क्या लिख देगी, मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट का आर्टिकल मॉडल आर्टिकल हम फॉलो करेंगे. तो खुद का फिर आर्टिकल बनाने का दरकार नहीं. मॉडल समझते हो? मतलब ये मॉडल, ये रेडीमेड आर्टिकल है, मेरे ऊपर यही अप्लाई होगा. तो अगर आर्टिकल साइलेंट है तो क्या अप्लाई हो जाएगा? टेबल एफ विच इज अ मॉडल आर्टिकल. टेबल एफ में रेगुलेशन नंबर 60, बोलो रेगुलेशन नंबर कौन सा? 60. टेबल एफ का कौन सा बताओ? रेगुलेशन नंबर 60. जानते हो उसमें क्या लिखा गया है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में? इफ द आर्टिकल इज साइलेंट, रेगुलेशन 60 ऑफ टेबल एफ विल अप्लाई टू यू, विच सेज कि जो सब्सक्राइबर लोग हैं ना कंपनी के, मेजॉरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर शेल डिसाइड म्यूचुअली द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. हाँ करेक्ट. मतलब तुम्हारा पब्लिक कंपनी है, तुम लोग सातों जन जो है ना यहाँ पे जो बैठा हुआ है, सातों जन मिलकर क्या करेगा, आपस में से या किसी और को मेजोरिटी से डिसाइड कर लेगा कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, कंपनी का पहला डायरेक्टर कौन होगा. अब मान लो ये सातों में झगड़ा हो गया भयानक वाला, कोई म्यूचुअल कंसेंट हो ही नहीं रहा, हो नहीं सकता क्या बताओ. आर्टिकल बोला, आर्टिकल कुछ बोला ही नहीं बेचारा, आर्टिकल नहीं बोला तो कौन अप्लाई हो जाएगा? टेबल एफ. अब टेबल एफ खोल के देख रहे तो क्या दिखा रहा है कि मेरे ऊपर क्या, कौन डिसीजन लेगा, डायरेक्टर कौन बनेगा? मेजॉरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर शैल डिसाइड, बट द मेजॉरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर कैन नॉट डिसाइड. हाथापाई पे आ गए हैं लोग, ये बोल रहा वो डायरेक्टर बनेगा, ये बोल रहा वो बनेगा. सब सातों जन का सातों व्यू पॉइंट है डायरेक्टर का. तब ऐसे में अपॉइंटमेंट हो सकेगा फर्स्ट डायरेक्टर का? तो एक काम करो, लड़ो मड़ो मत, तुम लोग सातों जन डायरेक्टर बन जाओ मिलकर कंपनी का.
समझ में आ रहा है? ऑल द सब्सक्राइबर्स इन इंडिविजुअल शैल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अंटिल द न्यू डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। इतना भी खुश मत हो, जो नेक्स्ट जनरल मीटिंग इमीडिएटली होगा ना, उसमें नए डायरेक्टर लोग को अपॉइंट किया जाएगा। और अगर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो रहा है तो कौन करेगा? शेयर होल्डर। तुम लोग कब तक डायरेक्टरशिप होल्ड करेगा? जब तक जनरल मीटिंग नहीं कॉल हो जाए। क्लियर है? और एक चीज मैंने क्या बोला? ऑल द सब्सक्राइबर्स इन इंडिविजुअल shall become the first director. There is a great significance of this line. You know, subscriber can also be a body corporate. Member क्या एक body corporate हो सकता है? हाँ, डायरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन मेंबर तो कैन बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। सुनना, आज एमईपीएल रिलायंस का मेंबर बनना चाहता है, क्या एमईपीएल शेयर्स नहीं खरीद सकता रिलायंस का? एक कंपनी दूसरा कंपनी का बताओ शेयर होल्डर नहीं बन सकता, मेंबर नहीं बन सकता? हाँ, वो तो मालिक बन रहा है, शेयर होल्डिंग है खाली। लेकिन डायरेक्टर तो इंसान हो सकता है ना, डायरेक्टर के लिए तो डे टू डे मैनेजमेंट संभालना है। डायरेक्टर क्या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है? मेंबर क्या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है? तो मान लो ये 7 सब्सक्राइबर में एक सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो क्या उसको डायरेक्टर बना दोगे क्या? तो इसलिए लॉ मेकर ने कितना दूर का सोचा और क्या ब्यूटीफुली लाइन को ड्राफ्ट किया। ऑल द सब्सक्राइबर इन इंडिविजुअल यानी पर्सन, दे शैल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अंटिल न्यू डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन द क्या? जनरल मीटिंग। अंटिल द क्या? न्यू डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन द क्या? बताओ, जनरल मीटिंग। संभाल लियो यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? क्लियर? देखो ये मॉडल आर्टिकल मैंने तुमको दिखाया ना, मैंने क्या बोला? उसका रेगुलेशन नंबर 60 में लिखा है। 60 में देखो फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में लिखा है, द नंबर ऑफ डायरेक्टर इन द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द सब्सक्राइबर्स और मेजॉरिटी ऑफ देम। बोला ना मैंने तुमको, सब्सक्राइबर लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। आई रिपीट, क्या हो रहा है? हमें कंपनी का पहला पहला डायरेक्टर को चुनना है। ये बात कहां पे लिखा है? सेक्शन 152 में। क्या लिखा है कि अगर आर्टिकल्स को देख लो खोलकर, आर्टिकल में जिसका नाम है वो कंपनी का पहला डायरेक्टर बनेगा। मैम आर्टिकल में कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा, आर्टिकल साइलेंट है तो तुम्हारे पर क्या अप्लाई हो जाएगा? टेबल एफ, जो कि मॉडल आर्टिकल है, उसका रेगुलेशन नंबर 60 क्या बोलता है कि सुनिए सब्सक्राइबर लोग, आप लोग मिलकर आपस में डिसाइड कर लीजिए कि आपके कंपनी का पहला डायरेक्टर कौन बनेगा। लेकिन ये बेकार, सब्सक्राइबर लोग आपस में लड़ मर रहे हैं एकदम डायरेक्टर के लिए भी। तब इन दैट केस, और या फिर सुनो ना, तुमने अपने आर्टिकल में पता है ये तो नहीं लिखा कि डायरेक्टर कौन होगा, बट तुमने ये लिख दिया है कि सुनो हम लोग कभी भी टेबल एफ का प्रोविजन अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। समझ गए? या तो आर्टिकल साइलेंट है और या तो क्या है, आर्टिकल में क्या लिख दिया तुम लोग? टेबल एफ विल नॉट अप्लाई। समझ में? और अगर टेबल एफ अप्लाई नहीं हो रहा है तब अगेन क्या होगा? और या तो तुम लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे तब क्या होगा? ऑल द सब्सक्राइबर्स इन इंडिविजुअल शैल बिकम द क्या? फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनलेस क्या? until the new directors are appointed in the क्या? जनरल मीटिंग। बोलो पूरा क्लियर है यहाँ तक? तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर पूरा क्लियर है एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मजा आया? सुनो, अब बाकी डायरेक्टर्स लोग को कहाँ पे अपॉइंट किया जाता है? जनरल मीटिंग में। ठीक है? जो नॉर्मल डायरेक्टर्स है ना, डायरेक्टर्स कहाँ पे अपॉइंट होता है बताओ? अब यहाँ पे तुम देखोगे जब हम अपॉइंटमेंट ऑफ अदर डायरेक्टर का बात करेंगे, वहां पे क्या लिखा है? सेव अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है बताओ? सेव अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। सेव अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट का मतलब क्या है? सुना ध्यान से। जिससे तुम लोग नॉट विथ स्टैंडिंग पढ़ा था ना, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? भाड़ में गया, जहां जो लिखा है। सेव अदरवाइज इज अ सेविंग क्लॉज, जो कि क्या बोल रहा है, कहीं अगर इसके बारे में कुछ और लिखा है ना तो उसको मानना, अगर कुछ नहीं लिखा है तो अभी हम जो बोल रहे हैं उसको मानना। मतलब ये नहीं बोल रहा है कहीं और कुछ लिखा है तो उसको उखाड़ कर फेंक दो। वहां क्या लिख रहा है? सेव अदरवाइज मतलब क्या? जहां जो अलग अदर सेक्शंस में लिखा है उसको मानो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसको मानो। ये बात क्यों बोला गया जानते हो? क्योंकि जो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर वगैरह होता है ना, वो डायरेक्टर लोग ही फिल कर देता है बीएम पास करके, बीआर पास करके बीएम में। वो कौन अपॉइंट कर लेता है? बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, बीआर एट बीएम। तो वहां तो जीएम हुआ नहीं ना। नॉर्मली लोग खाली क्या लिख दिया? डायरेक्टर्स कहाँ पे अपॉइंट होता है? जनरल मीटिंग। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर लोग कहाँ पे अपॉइंट होता है? जनरल मीटिंग। लेकिन कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर तो बोर्ड मीटिंग में ही हो जा रहा है, तो गलत हो जाएगा ना प्रोविजन। तो इसलिए लोग अपने आप को सही करने के लिए क्या लिख दिया? सेव अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द other any other provision of this act, the director shall be appointed in the general meeting। संभाल लियो यहाँ तक? ये सब बात कहाँ पे लिखा है बताओ ना? सेक्शन नंबर बोलो, सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन नंबर 152। कौन सा सेक्शन करे बताओ? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन नंबर क्या बताओ? 152। सबसे पहले सबसेक्शन 1 में तुमको मैंने क्या पढ़ाया? व्हेन नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द क्या? फर्स्ट डायरेक्टर। तो फिर क्या बोला? टेबल एफ Regulation 60 shall apply subscriber to the memorandum who are individual shall be deemed to be the first director of the company। ये कब होगा? जब तुम्हारे पर टेबल एफ अप्लाई नहीं है। तब क्या बोला? ऑल द सब्सक्राइबर हु आर क्या? इंडिविजुअल ना, shall deem to become the क्या? फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्लियर है यहाँ तक?
फिर देखो क्या बोला है सबसेक्शन 2 में, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इसका मतलब समझे, दिस इज अ क्या, सेविंग क्लॉज। देयर इज अ डिफरेंस। अगर नॉटविथस्टैंडिंग है तो नॉटविथस्टैंडिंग मतलब क्या हुआ, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, नॉट फॉलोइंग दैट, ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज का कौन सा इफेक्ट होता है, ओवरराइडिंग, मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसको तुम काट के कुछ और बता रहे हो। बट सेव अदरवाइज मतलब क्या, जो लिखा हुआ है उसको प्रिजर्व कर रहे हो। तो सेव अदरवाइज का मतलब क्या, यू आर प्रिजर्विंग दोस प्रोविजन। बट नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब क्या, यू आर ओवरराइडिंग, यू आर कैंसिलिंग दैट प्रोविजन। तो सेव अदरवाइज मतलब क्या, जहां जो लिखा है उसको मानो, उसको रहने दो। एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय क्या, इन द जनरल मीटिंग। यानी कौन अपॉइंट कर रहा है, डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर रहा है, शेयर होल्डर लोग। कहां पे बताओ, जनरल मीटिंग। अरे जनरल मीटिंग में डिसीजन जो लिया जा रहा है वो तो कौन लेगा, शेयर होल्डर ही लेगा ना। तो मैम ये क्यों लिखा है सेविंग क्लॉज यहाँ पे, क्योंकि कहीं कहीं पे डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट करने का पावर किसके पास है, डायरेक्टर लोग के पास, खुद बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। बट यहाँ तो ये लोग क्या लिख दिया, जनरल मीटिंग, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या बोल दिया, वहां जो लिखा है रहने दो, कुछ नहीं लिखा है तो कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर। क्या पास करके, रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, ORNGM। कुछ नहीं बोलते तो कौन सा रेजोल्यूशन मानते हो, ORNGM। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 क्लियर है। सबसेक्शन 1 पहला सबसेक्शन किसके बारे में बात कर रहा है, पहला डायरेक्टर। सबसेक्शन 2 किसके बारे में बात कर रहा है, बाकी डायरेक्टर। पहला डायरेक्टर कौन होगा, जिसका नाम आर्टिकल में लिखा है। मैम आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है तो तुम्हारे पर क्या अप्लाई होगा, टेबल एफ। लेकिन मैम टेबल एफ में फिर क्या बोला है कि कौन डिसाइड करेगा, मेजोरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आर्टिकल में ये लिखा है कि टेबल एफ हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, तब ऑल द सब्सक्राइबर इन individual shall become the first director of the company until the new directors are appointed in the general meeting। देख रहे हो, until the directors are duly appointed by the members in the general meeting। क्लियर। सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है, सेव। सेव मतलब क्या, जहां जो लिखा है उसको फॉलो करो। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। लाइन का मतलब समझो, सेव कर रहे हैं किस चीजों को, जो अलग से दूसरी जगह एक्ट में एक्सप्रेस किया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है। एवरी डायरेक्टर कहां पे अपॉइंट होगा, इन द जनरल मीटिंग। दोनों क्लियर है सबसेक्शन। सुन अब सबसेक्शन 3 में क्या बोला है। सपोज करो, चलो मेरा कंपनी है, ठीक है, तुम लोग मेरे से रिलेटेड है क्या, कोई रिलेटिव वगैरह है क्या मेरा, नहीं। मेरे को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तलाश है, कौन बनना चाहेगा मेरे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हम तुम लोगों को खुला ऑफर दे रहे हैं, एनीवन कैन बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन माय कंपनी, रेज योर हैंड, कम ऑन। तुमको यार सिटिंग फीस देंगे, तुमको काम धंधा भी नहीं करना है, बस तुमको आके बोर्ड मीटिंग में बैठकर अपना NSP करके चल जाना है, डिसीजन तो वैसे भी हम ही लेंगे सारा। हाथ उठाओ। How many of you want to become the independent director in my company? DA लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का ऑफर है, चलो हाथ उठाओ, जल्दी से हाथ उठाओ। किसको किसको बनना है, किसको बनना है, ठीक है आयुषी आ जाओ, आ जाओ बन जाओ। दिन दो मेरे को अपना, दिन दो। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे स्कूल में रोल नंबर होता है ना, वैसे डायरेक्टर का रोल नंबर होता है डिन। बोलो नहीं है तो कैसे बनोगी, नहीं बन पाओगी। सुना क्रिशु हाथ उठा रहे ना, डिन दो अपना। नहीं है, नहीं है डिन, तो कैसे बन पाएगा। देखो मेरा कोई गलती नहीं है, हम तो तुम लोग को ऑफर कर ही रहे हैं आईडी बनाने के लिए, तुम लोग कोई आना नहीं चाह रहे, बेचारे लोग डिस्क्वालीफाइड है, डीन ही नहीं है, क्या आएगा। समझ रहे। यानी पहला क्राइटेरिया क्या बोलते हैं, कोई भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। डीन ही नहीं है तो तुम डायरेक्टर का बनेगा, नहीं बन सकता। तो मेरा गलती नहीं है, देखो मैंने तुमको कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया, सॉरी। गो एंड अप्लाई फॉर द डिन फर्स्ट, पहले डिन के लिए अप्लाई करो, डिन आ जाए तब मेरे से बात करने आना, डिन के लिए अप्लाई कर दो। हाँ तुम अप्लाई कर सकते हो डिन के लिए। सो समझ में आ रहा है, सबसेक्शन 3 में यही बात बोला है, कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक उसको डिन अलॉट नहीं किया गया। और एक चीज बोला, तुमको ये भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, पर्सन इज प्रपोज टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल आल्सो नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ही शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर तुम डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई है, छी तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या बनेगा, डायरेक्टर बनने की औकात नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने चले। समझ में आया। तो दो चीज बोला, एक तो क्या, एनी पर्सन, मतलब अभी तक तुम बने नहीं हो, यू आर प्रपोजिंग टू बी द आईडी, यू आर प्रपोजिंग टू बी द आईडी, तो सबसे पहले यू शुड गिव मी योर डिन नंबर एंड ऑल्सो गिव अ डिक्लेरेशन दैट यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड। और एक डिक्लेरेशन क्या देना पड़ेगा, दैट यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड। संभाल लियो यहाँ तक, क्लियर है। चलो बन गए, डिन दे दिया, डिस्क्वालीफाई भी नहीं है, यू हैव बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आयुषी इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जैसे ही आयुषी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनी है ना, पिक्चर भी खत्म नहीं हुआ आयुषी। अब तुमको पता है क्या करना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा ये बात डिक्लेयर करके DIR 2 फॉर्म फाइल करके। कौन सा फॉर्म फाइल करके बताओ, DIR 2।
तुमको फर्निश करना पड़ेगा डिन नंबर और तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, ये तो तुम पहले कर दिए। बट आफ्टर बिकमिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुमको बताना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद कि तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो कंपनी की, एक फॉर्म फाइल करके द नेम ऑफ द फॉर्म इज DIR2। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना डिक्लेरेशन किस में देगा, DIR2, और कंपनी ये बात बताएगा ROC को DIR12 फाइल करके विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। दो डिक्लेरेशन है, DIR2, DIR12। तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन चुकी है, अब तुम क्या करोगी, DIR2 फाइल करोगी। ये DIR2 फाइल कर दी, अब कंपनी क्या करेगा, DIR12 फाइल करेगा, किसके संग, ROC के संग, कितना दिन के अंदर, 30 डेज के। ये बात कहां लिखा है, सबसेक्शन 5 में। देखो, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शेल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स हिज क्या, कंसेंट to hold the office as a director and such consent shall be filed with the registrar। अब ये फाइल कौन करेगा रजिस्ट्रार के संग, कंपनी करेगा ना, कितने दिन के अंदर, 30 डेज, इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। तो प्रेस्क्राइब में पक्का क्या लिखा होगा, फॉर्म नंबर, देखो दो तो फॉर्म पढ़ाया मैंने तुमको, 2 और 12। देखो पूरा बेयर एक्ट खोल दिया तुम लोगों के सामने, बेयर एक्ट से पढ़ा रहे हैं, पूरा एक्ट से पढ़ा रहे हैं ना, ये एमसी का वेबसाइट से तुमको प्रोविजन पढ़ा रहे हैं हम, मैट में भी ये दिखा देंगे, डोंट वरी। वैसे भी तुम लोग कौन सा मैट देखते हैं, तुम लोग तो सब कॉपी से ही देख लेते हैं। देखो, एवरी पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड टू होल्ड द क्या, ऑफिस एज अ डायरेक्टर shall on or behalf, sorry, before the appointment furnish the company a consent in writing such as क्या, DIR2। तुम आईडी बन गई, सॉरी तुम डायरेक्टर बन गई ना, आईडी नहीं, डायरेक्टर का बात हो रहा है, तुम डायरेक्टर बन गई ना, ये बात किसको बताओगी, कंपनी को, किसमें, DIR2। ये मेरे को बता दी, तो अब हम किसको बताएंगे, ROC को, किसमें, DIR2 है, कितना दिन के अंदर, 30 डेज। देखो, प्रोवाइडेड दैट कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर शैल फाइल अ कंसेंट किसके संग, रजिस्ट्रार के संग, DIR12 along with the फीस। फीस जो भी, फीस तो चेंज होते रहता है ना, इसलिए फीस रूल में नहीं लिखा रहता है, वो वेबसाइट में डायरेक्टली ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तब दिखाता है, फीस भी जमा देना पड़ेगा। बताओ क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई डाउट है, एब्सोल्युटली क्लियर, श्योर। देख रहे हो किस तरह से अमेंडमेंट वगैरह आता है, देख रहे हो, ये पूरा ऑफिशियल गैजेट है, खुल गया, तो उसको खोल के पूरा देख सकते हो, जो पॉइंट पड़ा है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में, कौन सा डेट में आया, क्या आया, DIR12। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक, जल्दी बोलो, अरे बोलो। देखो क्या क्या पढ़े, अभी हम लोग सेक्शन नंबर क्या पढ़े बताओ, 152। सबसेक्शन 1 में किसके बारे में बात किया है, फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 में सब्सिक्वेंट डायरेक्टर किस में अपॉइंट होगा बताओ, जनरल मीटिंग में। सबसेक्शन 3 में क्या बोला, कोई भी इंसान डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक उसको क्या नहीं मिला है बताओ, डिन नंबर नहीं मिला है। फिर सबसेक्शन 4 में क्या बोला कि अगर तुम प्रपोज हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए तो तुमको डिन फर्निश करना पड़ेगा एंड ऑल्सो डिक्लेरेशन दैट यू आर क्या, नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम द क्या, डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट, बोला था ना। और सबसेक्शन 5 में क्या बोला है कि अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर कब तक डायरेक्टर नहीं बनेगा, जब तक वो कंपनी को अपना कंसेंट नहीं दिया DIR2 में, और कंपनी ये बात ROC को नहीं बताया DIR12 में, विद इन कितना डेज के अंदर बताओ, 30 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। क्लियर है यहाँ तक, चलो लिख लो जल्दी से कॉपी में, टेक आउट योर कॉपी। और नहीं पढ़ाएंगे आज, डोंट वरी। तो मजा आ रहा है कि नहीं ये सब पढ़ के प्रोविजन। और यूट्यूब वाले बच्चे आपका क्या हाल है, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से, प्लीज इन्फॉर्म मी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। लिखो, सेक्शन 152 किसके बारे में बात कर रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा, सबसेक्शन 152 सबसेक्शन 1 किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ, वेरी गुड, फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, जिसका नाम आर्टिकल में लिखा है ना,
आरईजी मतलब क्या बताओ तो? रेगुलेशन। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तब फिर क्या होगा देन? ऑल द, खाली ऑल द सब्सक्राइबर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्या लिख कर आओगे? ऑल द सब्सक्राइबर्स इन इंडिविजुअल shall be deemed to be the first directors of the company unless new directors are appointed in the क्या? In the general meeting। लिख लो। पॉइंट नंबर 1 2 हो गया क्या? ये वाला लिख रहे हो? However, if majority of the subscriber can't decide or article mention not to follow क्या? Table F, then all the subscriber in individual shall be deemed to be the first director of the company unless new directors are appointed in the क्या? General meeting। GM है, GM मतलब क्या? General meeting। कांट, CNT कांट। देखो, छूटा है ऊपर का? ठीक है, लिख लो। लेट मी नो वंस यू आर डन। लिख लो आराम से। अरे भाई, पहले यहाँ तक लिख लो, फिर तुम लोग ऐसे करते हो। यहाँ तक सबका हो गया है क्या? तो फिर चिल्ला क्यों रहा था? हो गया क्या यहाँ तक सबका? चलो लिखो। GM है वो लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। बोलो। जहां जो लिखा है वो फॉलो करना है। डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होगा? शैल बी अपॉइंटेड इन द, अरे बोलो, द डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग। सेव है, सेव, SAVE, सेव। क्या दिख रहा है तुमको? SAVE। अच्छा, तुमको पता है, सपोज करो मैं 3 कंपनी में डायरेक्टर हूँ, तीनों कंपनी में अलग अलग दिन होगा कि एक ही दिन से हो जाएगा? एक ही दिन से होगा। समझ में? इट्स अ यूनिक नंबर ना। तुम एक ही दिन से अलग अलग कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग दिन अप्लाई करने का दरकार नहीं।
बताओ तो, दो चीज फर्निश करना होगा व्हेन यू आर बीइंग प्रपोज टू अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। क्या क्या? एक तो डिन नंबर और एक क्या, दैट यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड बोला था ना। लिखो। टू नंबर हो गया क्या? DIR फॉर्म नंबर है ना, जैसे डायरेक्टर्स चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो डायरेक्टर का एब्रिविएशन क्या हो गया? DIR। जैसे तुम लोग को हम बताए थे चैप्टर 7 मैनेजमेंट है, तो वहाँ MGT फॉर्म होता था, प्रोस्पेक्टस में PAS होता था, पास, इनकॉर्पोरेशन में INC होता था, डिपॉजिट में DPT, चार्ज में CHG, वैसे डायरेक्टर में DIR। पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर कब? अनलेस ही हैज गिवन हिज कंसर्न ना। किसमें? DIR 2 फाइल करके कंपनी के साथ। और कंपनी फिर उसके बाद क्या करेगा? DIR 12 सबमिट करेगा कितना दिन के अंदर? 30 डेज ऑफिस। किसके संग सबमिट करेगा? टू ROC। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? रिवाइज करो एक बार अच्छे से। लाइक बटन हिट कर दो यूट्यूब वाले बच्चे। मजा आ रहा है? वेरी गुड अंकिता। झलक इज सेइंग क्लियर है मैम। ओके, लाइक बटन भी हिट कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। तुम लोग इसके पहले वाला जो सेक्शन किया वहाँ हाईलाइट नहीं किया, टेन्योर वगैरह हाईलाइट कर लो उसको। 2 टर्म, एक टर्म 5 साल का, करवा दे क्या? कर लोगे खुद से? और यहाँ पे भी लिख लो, फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनता है, जिसका नाम कहाँ पे लिखा रहता है बताओ? आर्टिकल। लेकिन अगर आर्टिकल साइलेंट है तो क्या अप्लाई हो जाता है? टेबल F। जिन लोग क्या बोलते हैं, मेजोरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर डिसाइड करेगा फर्स्ट डायरेक्टर कौन है। लेकिन अगर वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे तो ऑल द सब्सक्राइबर इन इंडिविजुअल दे बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और बाकी जो डायरेक्टर है उन लोग कहाँ पे अपॉइंट होता है? जनरल मीटिंग में। लेकिन कहीं पे बोर्ड मीटिंग का अगर प्रोविजन है कि BR एट BM पास करके होगा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, तब उसको फॉलो करो, क्योंकि दिस पर्टिकुलर सेक्शन डज नॉट हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, रादर इट हैज अ क्या? सेविंग इफेक्ट। मतलब अगर कहीं और कोई प्रोविजन कंटेंट है, सेव दैट प्रोविजन,
तो सेव अदरवाइज इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड एनीवेयर इन दिस एक्ट, बट नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब क्या, इट इज अ ओवरराइडिंग इफेक्ट। भाड़ में गया जो बोले, अब जो बोल रहे हैं वो सुनो। तो नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब एटीट्यूड हो गया है लॉ मेकर को, बट जब सेविंग लिख रहा है मतलब ग्रेटिट्यूड दे रहा है बाकी लोगों को, जिन लोगों ने पहले लिखा है कुछ। समझ गए डिफरेंस? सेविंग मतलब क्या हुआ? ग्रेटिट्यूड। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब क्या हुआ? एटीट्यूड। याद रहेगा? नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब भाड़ में गया, ठीक है। जैसे सपोज करो कभी घर पे ऐसा कुछ हो, तुम लोग पहले मम्मी पापा को कुछ प्रॉमिस कर रखा है और अभी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहे। बोला था कि लेट नाइट जो है हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, बट जाने लग गया। अब आया तो मम्मी पापा तुम लोग को बोल रहे हैं कि बोले थे ना तुम लोग उस दिन कि नहीं करोगे ऐसा, तो बोल देना क्या? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग आई हैव सेड अर्लियर, नाउ व्हाट आई एम सेइंग फॉलो दैट। फिर सीधा और दो चढ़ा पड़ेगा एक्स्ट्रा में ठीक है, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। इट वॉज जस्ट इन फन, पता चला मेरा ही वीडियो खोल के दिखा रहा है। हाँ, और जो अच्छा बात बोलते हैं वो तो नहीं बोलते, मैम ने बोला था। इसको मार्क कर लो भाई। यानी एक चीज तुमने देखा कॉमन है, ऑडिटर में भी जब हम लोग पढ़े थे तो अगर इंडिविजुअल है तो एक टर्म, बट याद है अगर फर्म था तो दो टर्म, और वहां पे भी एक टर्म 5 साल का था, याद है। लेकिन इंडिविजुअल के केस में एक ही टर्म था 5 years का, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर करके पढ़ा करो ताकि याद रहे, नहीं तो कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, कहाँ डायरेक्टर का कहाँ ऑडिटर। हाँ, वहां भी कूलिंग पीरियड था, लेकिन वहां कूलिंग पीरियड 5 साल, बट डायरेक्टर में कूलिंग पीरियड 3 साल, अलग अलग है। सो बी केयरफुल, मिक्स मत करना। तो जब भी पढ़ो ना ऐसे रिलेट करके पढ़ना ताकि तुम्हारे दिमाग में याद रहे, नहीं तो एग्जाम में सब खिचड़ी पक जाएगा उसका, ठीक है। चलो फिर सुनो, आज एक काम कर रहे हैं, फिर तुम लोग का जो उधर का बाकी है 149 सबसेक्शन 4 एंड 5, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट टुडे, नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 2 चीज अभी बाकी है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और सबसेक्शन 5 तो ट्रांजिशनल प्रोविजन है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास पढ़ा दे कि आज ही पढ़ोगे? नेक्स्ट क्लास पढ़ोगे, ठीक है। मेरा भी सेशन है ना नेक्स्ट 1:30 से, और आपका भी आज सेशन है नया, तो जो एंजॉय करो। हाँ चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। एडमिशंस आर गोइंग ऑन, www.